इस PT 365 साइंस और टेक्नोलॉजी 2026 के इस पार्ट 2 में हम सेक्शन 5 से 8 तक कवर करेंगे। इसके पहले भाग में हमने सेक्शन 1 से लेकर 4 तक कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन या फिर कोर्स टैब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑडियो मौजूद है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए मैगजीन शुरू करते हैं। 5. हेल्थ, डिजीजेज एंड रिलेटेड डेवलपमेंट्स। ट्यूबरक्यूलोसिस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 सामने आई है, जिसमें भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के नए मामलों में 21% की कमी आई है। इसका मतलब है कि हर साल जो नए मरीज सामने आते थे उनकी संख्या अब पहले के मुकाबले काफी घट गई है। अब समझते हैं कि आखिर ये टीबी है क्या? असल में टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होती है। जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो ये बैक्टीरिया हवा में छोटे छोटे बूंदों के रूप में फैल जाता है, और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस हवा में सांस लेता है तो ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। शरीर में ये इन्फेक्शन कहाँ होता है? इस आधार पर टीबी को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सबसे आम है पल्मोनरी टीबी, जो सीधे हमारे फेफड़ों पर हमला करती है। ये रूप सबसे ज्यादा संक्रामक होता है क्योंकि फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से खांसने या छींकने पर बैक्टीरिया हवा में आसानी से फैल जाते हैं। लेकिन कई बार टीबी शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकती है, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इसमें ये फेफड़ों से निकलकर हमारी ग्रंथियों, हड्डियों, दिमाग या किडनी तक पहुंच जाती है। ये रूप शरीर के अंदर तो फैलता है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के जरिए उतनी आसानी से नहीं फैलता। हड्डियों की टीबी का ही एक विशेष प्रकार है स्पाइनल टीबी, जिसे पॉट्स डिजीज भी कहा जाता है। इसमें संक्रमण हमारी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, जिससे पीठ में बहुत तेज दर्द हो सकता है और चलने फिरने में भी दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं इसके इलाज और दवाओं की। टीबी का इलाज इस पर निर्भर करता है कि बैक्टीरिया दवाओं के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है। पहली स्थिति है ड्रग सेंसिटिव टीबी, जिसमें मरीज पर सामान्य दवाएं जैसे कि आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन बहुत अच्छी तरह काम करती हैं और मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब बैक्टीरिया इन दवाओं से लड़ना सीख जाता है, जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। इसमें एक गंभीर स्थिति है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। यहाँ टीबी के बैक्टीरिया पर सबसे असरदार दवा यानी रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड बेअसर हो जाती हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें साधारण ही नहीं बल्कि टीबी की बहुत ताकतवर और एडवांस दवाएं भी काम करना बंद कर देती हैं। ऐसी स्थिति में इलाज काफी लंबा और मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का कोर्स बीच में कभी न छोड़ा जाए, ताकि बैक्टीरिया को दवाओं के खिलाफ ताकतवर बनने का मौका न मिले। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हाल ही में यह विषय चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए लेनाकापाविर नाम की एक नई दवा को मंजूरी दी है। यह दवा इस क्षेत्र में एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। लेनाकापाविर असल में एक एंटीरेट्रोवायरल दवा है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या संक्षेप में प्रेप के रूप में किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेप क्या है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी दवा है जो उन लोगों के लिए है जिन्हें HIV का संक्रमण नहीं है, लेकिन उन्हें संक्रमित होने का खतरा है। इस दवा को लेने से संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये HIV है क्या। HIV एक ऐसा वायरस है जो सीधे हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक खास प्रकार है CD4 सेल्स या T लिम्फोसाइट्स। ये कोशिकाएं हमारे शरीर की सिपाही होती हैं जो बीमारियों से लड़ती हैं। HIV वायरस इन्हीं CD4 सेल्स को संक्रमित करता है और उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जिससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म होने लगती है। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में शरीर के कुछ खास तरल पदार्थों के जरिए फैलता है, जैसे कि संक्रमित खूनमा का दूध, वीर्य और योनि के तरल पदार्थ। इसके अलावा ये संक्रमण एक गर्भवती मां से उसके बच्चे में भी जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के समय में हमारे पास एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, जिसे ART कहते हैं, जैसी बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। इससे न केवल HIV को फैलने से रोका जा सकता है, बल्कि संक्रमित व्यक्ति का बेहतर इलाज भी किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझना आवश्यक है कि HIV और एड्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर HIV का समय पर इलाज न किया जाए तभी ये आगे चलकर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का रूप लेता है। भारत की बात करें तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2010 से 2024 के बीच नए संक्रमण के मामलों में लगभग 48.7% की कमी दर्ज की है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हम इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर दें। अदर डिजीजेज इन न्यूज।
ट्राकोमा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए सम्मानित किया है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत अब दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसने ट्रैकोमा को पूरी तरह जड़ से मिटा दिया है। हमसे पहले केवल नेपाल और म्यांमार ने ही ये मुकाम हासिल किया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ट्रैकोमा क्या है। ट्रैकोमा आंखों की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस नाम के एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की श्रेणी में रखा था, जिसका मतलब है कि ये बीमारी अक्सर गरीब और पिछड़े इलाकों में अधिक देखी जाती थी जहां साफ सफाई की कमी होती है। इस बीमारी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अगर समय पर इसका ध्यान न रखा जाए तो ये इंसान को हमेशा के लिए अंधा बना सकती है। ये अंधापन अपरिवर्तनीय होता है, यानी एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो उसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। ये बीमारी फैलती कैसे है इसे समझना भी बहुत जरूरी है। ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत संपर्क से फैलती है, जैसे कि किसी संक्रमित व्यक्ति के तौलिए या कपड़ों का इस्तेमाल करना। इसके अलावा मक्खियां भी इस बैक्टीरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती हैं। भारत ने इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम किया। भारत सरकार ने ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम को अपने नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ जोड़ दिया था। हेपेटाइटिस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसर पैदा करने वाली श्रेणी में शामिल किया है। इससे पहले हेपेटाइटिस बी और सी को भी इसी श्रेणी में रखा गया था, जो शरीर में कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। हेपेटाइटिस डी के बारे में एक बहुत ही अनोखी बात यह है कि ये एक अक्षम वायरस है। इसका मतलब यह है कि ये वायरस अपने आप अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता या शरीर में नहीं फैल सकता। इसे बढ़ने के लिए यानी रेप्लिकेशन के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की जरूरत पड़ती है। सरल शब्दों में कहें तो हेपेटाइटिस डी केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी है या फिर दोनों संक्रमण एक साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। अब अगर हम हेपेटाइटिस वायरस के पूरे परिवार को देखें तो इसके 5 मुख्य प्रकार होते हैं, जिन्हें ABCD और E के नाम से जाना जाता है। ये सभी वायरस लीवर में गंभीर संक्रमण पैदा करने के प्रमुख कारण हैं। हालांकि इनमें से केवल हेपेटाइटिस बी, सी और डी ही ऐसे हैं जो लंबे समय तक चलने वाले संक्रमण यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन में बदल सकते हैं। अगर इनका इलाज न हो तो ये लीवर सिरोसिस, लीवर का काम करना बंद करना यानी फेलियर, या फिर कैंसर जैसी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकते हैं। जब हम इनके बचाव और टीकों यानी वैक्सीन की बात करते हैं तो स्थिति थोड़ी अलग है। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर हेपेटाइटिस बी का टीका ही हमें हेपेटाइटिस डी के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि डी बिना बी के जीवित नहीं रह सकता। भारत के लिए एक गर्व की बात यह है कि हमने हैविश्योर नाम से अपना पहला स्वदेशी यानी इंडिजीन्स हेपेटाइटिस ए का टीका भी तैयार कर लिया है। एमपॉक्स। हम बात कर रहे हैं एमपॉक्स की, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख ने एक बहुत ही राहत भरी खबर दी है कि अफ्रीका में फैला एमपॉक्स का प्रकोप अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा है। अब समझते हैं कि आखिर ये एमपॉक्स बीमारी है क्या। यह एक वायरल जेनेटिक बीमारी है, जिसका मतलब है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये बीमारी मंकीपॉक्स वायरस के कारण होती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार से ताल्लुक रखता है। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचती है, इसे जानना बहुत जरूरी है। ये मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति, संक्रमित जानवर या वायरस से दूषित वस्तुओं के साथ करीबी संपर्क में आने से फैलती है। जब कोई इस वायरस की चपेट में आता है तो उसे बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। इसका एक खास लक्षण ये भी है कि इसमें लिम्फ नोड्स यानी शरीर की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक एमपॉक्स के लिए कोई प्रमाणित इलाज उपलब्ध नहीं है। इसलिए इससे बचाव और इसकी सही समय पर पहचान ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर किसी व्यक्ति में इसके लक्षण दिखते हैं तो इसकी जांच के लिए RT-PCR टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही तकनीक है जिसका नाम हमने कोरोना काल में भी बहुत सुना था। RT-PCR के जरिए ही ये पक्का किया जाता है कि शरीर में वायरस मौजूद है या नहीं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हाल ही में भारत में निर्मित यानी स्वदेशी HPV टेस्ट किट को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये किट सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए बनाई गई है और ये भारत की ऐसी पहली स्वदेशी किट है। अब समझते हैं कि आखिर ये HPV क्या है। HPV का पूरा नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये एक बहुत ही सामान्य संक्रमण है जो शारीरिक संपर्क के जरिए फैलता है। ये वायरस शरीर की त्वचा, जननांगों और गले को प्रभावित कर सकता है। ज्यादातर मामलों में हमारा शरीर इतना सक्षम होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ही इस वायरस को शरीर से बाहर निकाल देती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है।
लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इसका संक्रमण लंबे समय तक शरीर में बना रहे। अगर हाई रिस्क यानी खतरनाक श्रेणी वाला एचपीवी वायरस लंबे समय तक शरीर में रह जाए तो यह स्वस्थ कोशिकाओं को असामान्य कोशिकाओं में बदलना शुरू कर देता है। यही कोशिकाएं धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेती हैं। एचपीवी वायरस की वजह से होने वाला सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, जो गर्भाशय के निचले हिस्से को प्रभावित करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल एचपीवी संक्रमण का सीधे तौर पर कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। यानी एक बार वायरस शरीर में जाने के बाद उसे दवाओं से खत्म नहीं किया जा सकता, केवल उससे होने वाली समस्याओं या कैंसर का ही इलाज संभव है। यही कारण है कि नई स्वदेशी टेस्ट किट इतनी महत्वपूर्ण है। अगर हम सही समय पर जांच करवा लें तो कैंसर बनने से पहले ही बदलावों को पहचाना जा सकता है और कीमती जान बचाई जा सकती है। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025। साल 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची को दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़ी एक बेहद क्रांतिकारी खोज की है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम एक सुरक्षा कवच की तरह है जो हमें वायरस, बैक्टीरिया और फंगस जैसे हानिकारक तत्वों से बचाता है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए इस सिस्टम के पास एक और बहुत जरूरी खूबी होनी चाहिए, और वो ये कि ये गलती से हमारे शरीर की अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला न कर दे। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारा शरीर दो तरह की सहनशीलता यानी टॉलरेंस का इस्तेमाल करता है, जिन्हें सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस कहते हैं। सेंट्रल टॉलरेंस की प्रक्रिया हमारे शरीर की थाइमस नाम की एक छोटी सी ग्रंथि में होती है। थाइमस का काम टी सेल्स को पैदा करना और उन्हें ट्रेनिंग देना है। ये टी सेल्स असल में सफेद रक्त कोशिकाएं ही हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। ट्रेनिंग के दौरान थाइमस उन टी सेल्स को पहचान कर खत्म कर देता है जो हमारे अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिन्हें हम सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ हानिकारक टी सेल्स इस ट्रेनिंग से बच निकलते हैं और हमारे खून और ऊतकों यानी पेरिफेरी में पहुंच जाते हैं। यहीं से काम शुरू होता है पेरिफेरल टॉलरेंस का। शरीर के अंगों को बचाने के लिए इन भागे हुए खतरनाक टी सेल्स को रोकना बहुत जरूरी होता है। यहाँ रेगुलेटरी टी सेल्स, जिन्हें ट्रैक सेल्स भी कहा जाता है, मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये रेगुलेटरी टी सेल्स एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करते हैं। एक ये उन हानिकारक टी सेल्स को पहचान लेते हैं और उन्हें हमारे अपने ही टिश्यूज यानी ऊतकों पर हमला करने से रोक देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की असल कुंजी इन वैज्ञानिकों ने खोजी है, जिसे FOXP3 जीन कहा जाता है। मैरी ब्रैंको और फ्रेड रैम्सडेल ने पता लगाया कि यही वो जीन है जो रेगुलेटरी टी सेल्स को बनाने और उनके काम करने के तरीके को कंट्रोल करता है। अगर इस FOXP3 जीन में कोई बदलाव या खराबी आ जाए तो शरीर में ये सुरक्षा गार्ड यानी रेगुलेटरी टी सेल्स ठीक से नहीं बन पाते। इसकी वजह CIPEX नाम की एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी हो सकती है, जिसमें शरीर का अपना ही सुरक्षा तंत्र अपने ही अंगों को तबाह करना शुरू कर देता है। इन वैज्ञानिकों की इस खोज ने भविष्य में कई गंभीर ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज का रास्ता खोल दिया है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसके बाद ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR क्या भला है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जब बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी यानी पैरासाइट्स उन दवाओं के खिलाफ खुद को ढाल लेते हैं जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई होती हैं। यानी जब हम बीमार पड़ते हैं और दवा लेते हैं तो ये कीटाणु उन दवाओं से मरते नहीं हैं, बल्कि उनके सामने बेअसर हो जाते हैं। देखा जाए तो AMR एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ सूक्ष्म जीवों के भीतर होने वाले जेनेटिक बदलावों के कारण होती है। लेकिन असल चिंता की बात यह है कि इंसानी गतिविधियों और कुछ बाहरी कारकों यानी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से इनके पनपने और फैलने की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। जब ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगस लगभग सभी दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो इन्हें सुपरबग्स कहा जाता है। ये सुपरबग्स हमारे शरीर में दो मुख्य तरीकों से फैलते हैं। पहला तरीका है वर्टिकल जीन ट्रांसफर, जो बैक्टीरिया के विभाजन के दौरान होता है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जिसमें सूक्ष्म जीव आपस में रेजिस्टेंस वाले जीन्स की अदला बदली कर लेते हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दुनिया के शीर्ष 10 स्वास्थ्य खतरों में शामिल किया है। इसे अक्सर एक साइलेंट पैंडेमिक या खामोश महामारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिना शोर मचाए पूरी दुनिया में फैल रही है और भविष्य में मामूली बीमारियों का इलाज भी नामुमकिन बना सकती है। हम समझेंगे कि आखिर ये समस्या पैदा क्यों हो रही है और इसके मुख्य कारण क्या है। इसका सबसे पहला और बड़ा कारण है इंसानों द्वारा एंटीबायोटिक्स का गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। अक्सर हम छोटी मोटी बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय खुद ही दवाइयां खरीद लेते हैं, जिसे सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है।
चूंकि ये दवाइयां दुकानों पर बिना किसी रोक टोक के यानी ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, इसलिए लोग इनका अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, जो इस समस्या को और गंभीर बना देता है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि खेती और पशुपालन यानी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार है। आजकल खेती और जानवरों को पालने के लिए बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष रूप से जानवरों को जल्दी बड़ा करने के लिए इन्हें ग्रोथ प्रोमोटर्स के रूप में खिलाया जाता है। जब हम इन जानवरों का मांस या दूध इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाइयां अनजाने में हमारे शरीर में भी पहुंच जाती हैं। तीसरा बड़ा कारण है दवाइयां बनाने वाली कंपनियां यानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। जब ये कंपनियां एंटीबायोटिक दवाओं के मुख्य तत्व, जिन्हें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उन्हें बनाती हैं, तो उनसे निकलने वाला कचरा अक्सर बिना साफ किए बाहर बहा दिया जाता है। ये जहरीला कचरा हमारे पर्यावरण में मिलकर बैक्टीरिया को दवाओं के खिलाफ मजबूत बना देता है। इसके साथ ही हमारे अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इस खतरे को बढ़ा रहे हैं। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां जब सही तरीके से नष्ट नहीं की जाती या मरीजों के शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट और पुरानी एक्सपायर हो चुकी दवाओं को सही ढंग से फेंका नहीं जाता तो वे मिट्टी और पानी में मिलकर संक्रमण फैलाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कड़ी है कचरे का खराब प्रबंधन यानी पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे शहरों के कूड़े के ढेरों से निकलने वाला गंदा पानी, जिसे लैंडफिल लीचेट कहते हैं, और घरों से निकलने वाला बिना साफ किया हुआ गंदा पानी यानी अनट्रीटेड वेस्ट वाटर सीधे नदियों और जमीन में मिल जाता है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया दवाओं के संपर्क में आकर उनसे लड़ना सीख जाते हैं। अंत में कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि इलाज को बीच में ही छोड़ देना। बहुत से लोग थोड़े से आराम मिलते ही अपनी दवाइयों का कोर्स समय से पहले बंद कर देते हैं, जिसे प्रीमैच्योरली डिसकंटिन्यू करना कहते हैं। ऐसा करने से शरीर के अंदर के बैक्टीरिया पूरी तरह नहीं मरते, बल्कि वे उस दवा को पहचान लेते हैं और अगली बार उस पर दवा का कोई असर नहीं होता। हमें ये समझना होगा कि अगर हमने इन आदतों को नहीं बदला तो भविष्य में एक छोटी सी चोट भी जानलेवा साबित हो सकती है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। हाल ही में भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 ऐसी दवाओं के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है जिन्हें सरकार से मंजूरी नहीं मिली थी। ये दवाएं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन या FDC ड्रग्स कहलाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये FDC ड्रग्स क्या होते हैं। साधारण भाषा में समझें तो जब एक ही टैबलेट कैप्सूल या सिरप में 2 या 2 से अधिक सक्रिय सामग्रियों यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया जाता है तो उसे FDC कहते हैं। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट दवा का वो मुख्य हिस्सा होता है जो हमारे शरीर में जाकर बीमारी पर असर दिखाता है और हमें ठीक करता है। नियमों के मुताबिक FDC को 2 स्थितियों में एक नई दवा माना जाता है। पहली स्थिति तब होती है जब पहले से अलग अलग बिकने वाली 2 या 2 से अधिक दवाओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए। दूसरी स्थिति तब बनती है जब पहले से मंजूर किसी FDC में दवाओं का अनुपात बदल दिया जाए या उसके फायदों को लेकर नए दावे किए जाएं। इन दोनों ही स्थितियों में सरकार से नई मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी दवाओं की जरूरत ही क्यों पड़ती है। दरअसल FDC दवाओं के कुछ बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है बेहतर इलाज का परिणाम। जब सही तालमेल वाली दवाओं को साथ मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के असर को बढ़ा देती हैं, जिसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। दूसरा बड़ा कारण है मरीजों के लिए आसानी या पेशेंट कंप्लायंस। सोचिए अगर किसी मरीज को दिन में 5 अलग अलग गोलियां खानी हो तो वो भूल सकता है या परेशान हो सकता है। FDC की वजह से उसे 5 की जगह सिर्फ एक ही गोली खानी पड़ती है, जिससे दवाओं का बोझ कम हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग कई दवाएं खरीदने के मुकाबले एक संयुक्त दवा अक्सर सस्ती पड़ती है, जिससे इलाज का खर्च भी कम हो जाता है। इन्हीं फायदों की वजह से डॉक्टर और मरीज अक्सर इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा और मंजूरी सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। हम समझेंगे कि भारत में दवाइयों की दुनिया को कैसे नियंत्रित और रेगुलेट किया जाता है ताकि आप तक पहुंचने वाली हर दवा सुरक्षित और असरदार हो। भारत में दवाइयों का पूरा ढांचा मुख्य रूप से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 पर टिका हुआ है। ये कानून भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाली सबसे मुख्य संस्था है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CDSCO का काम बहुत जिम्मेदारी भरा है, क्योंकि यही संस्था नई दवाओं को मंजूरी देती है, क्लिनिकल ट्रायल की निगरानी करती है और देश में आयात होने वाली दवाओं की क्वालिटी के मानक तय करती है। लेकिन सिर्फ केंद्र ही नहीं, राज्यों की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है। हर राज्य में स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जिनके पास दवा फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने, वहां जाकर निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करने और ये सुनिश्चित करने की शक्ति होती है कि राज्य के स्तर पर कानूनों का सही पालन हो रहा है या नहीं। जब बात दवाओं की कीमत की आती है तो वहां काम करती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी।
यह संस्था ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर के प्रावधानों को लागू करती है ताकि जरूरी दवाएं आम आदमी की जेब के बाहर न हो जाएं। साथ ही दवाइयां बनाते समय साफ सफाई और गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाए, इसके लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या जीएमपी के नियम बनाए गए हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स के शेड्यूल एम में ये नियम दिए गए हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाते हैं। इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्रेष्ठ नाम की एक राष्ट्रीय पहल शुरू की है। इसका पूरा नाम स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है। इस पहल का प्रस्ताव CDSCO ने ही रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सभी राज्यों की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के कामकाज का आकलन करना और उन्हें और भी बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रेष्ठ के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे भारत में कहीं भी दवा बन रही हो उसकी सुरक्षा और क्वालिटी के मानकों में कोई कमी न रहे और सभी राज्य एक ही ऊंचे मापदंड का पालन करें। वैक्सीन इन न्यूज, हम विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी सेहत और सुरक्षा से जुड़ा है, और वो है टीके यानी वैक्सीन्स। जब भी कोई बीमारी फैलती है तो वैक्सीन ही हमारे शरीर की ढाल बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टीके भी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं? आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि मुख्य रूप से ये टीके कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन्स की। इन टीकों में जीवित लेकिन बहुत ही कमजोर किए गए रोगाणुओं यानी पैथोजेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं। चूंकि ये बहुत कमजोर होते हैं इसलिए ये बीमारी नहीं फैलाते बल्कि हमारे शरीर को उनसे लड़ना सिखा देते हैं, जैसे कि खसरा कंठमाला और रुबेला के लिए दी जाने वाली MMR वैक्सीन। दूसरे प्रकार के टीके होते हैं इनएक्टिवेटेड या डेड वैक्सीन्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनमें मरे हुए या निष्क्रिय किए गए रोगाणुओं का उपयोग किया जाता है। ये टीके शरीर में बीमारी पैदा किए बिना ही हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि पोलियो वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू की वैक्सीन। तीसरी श्रेणी है सब यूनिट या सेलुलर वैक्सीन्स। ये टीके पूरे रोगाणु का उपयोग करने के बजाय केवल उनके कुछ खास हिस्सों जैसे उनकी सतह पर मौजूद प्रोटीन या शुगर यानी पॉलीसेकेराइड का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम सब यूनिट वैक्सीन्स की गहराई में जाएं तो इनके भी कई रोचक प्रकार होते हैं, जैसे टॉक्सोइड वैक्सीन जो सीधे बैक्टीरिया पर हमला करने के बजाय उनके द्वारा बनाए गए जहरीले पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को निष्क्रिय करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डिप्थीरिया वैक्सीन है। इसके अलावा कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है जिसमें रोगाणु के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है, जैसे कि भारत में विकसित टाइफाइड की वैक्सीन जाइवैक TCV। आधुनिक तकनीक में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का भी बहुत महत्व है, जिसमें बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस के DNA के एक छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस B और HPV की वैक्सीन। और अंत में आती है सबसे नई तकनीक यानी DNA या RNA वैक्सीन। इसमें रोगाणु के जेनेटिक मटेरियल को सीधे इंसानी कोशिकाओं में डाला जाता है ताकि शरीर खुद उनसे लड़ना सीख सके, जिस पर अभी HIV वैक्सीन के लिए शोध जारी है। एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी पहली स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम एडफाल्सीवैक्स है, उसे बनाने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दे दिया है। ये कदम मलेरिया के खिलाफ हमारी लड़ाई को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। इस खास वैक्सीन को ICMR के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ने मिलकर तैयार किया है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। अब समझते हैं कि एडफाल्सीवैक्स बाकी टीकों से अलग क्यों है। मलेरिया फैलाने वाला सबसे खतरनाक परजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम होता है। दुनिया में अभी जो वैक्सीन मौजूद हैं, जैसे मॉस्केरिक्स और R21, वे मलेरिया के जीवन चक्र के केवल एक ही चरण पर वार करती हैं, लेकिन एडफाल्सीवैक्स एक ड्यूल स्टेज वैक्सीन है। इसका मतलब है कि ये परजीवी के जीवन चक्र के दो महत्वपूर्ण चरणों पर हमला करती है। पहला है प्री एरिथ्रोसाइटिक यानी लिवर वाला चरण और दूसरा है ट्रांसमिशन यानी यौन प्रजनन वाला चरण। इस वैक्सीन को रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक वैक्सीन कहा जाता है। काइमेरिक का मतलब है कि इसमें परजीवी के जीवन चक्र के अलग अलग चरणों से एंटीजन लेकर एक ही टीके में मिला दिया गया है। इससे ये शरीर को मलेरिया से लड़ने के लिए बहुत मजबूत सुरक्षा देता है और संक्रमण को फैलने से भी रोकता है। मलेरिया के बारे में जानना भी जरूरी है। ये एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवियों से होती है। ये मुख्य रूप से संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से इंसानों में फैलती है। इंसानों में मलेरिया पैदा करने वाली 5 मुख्य प्रजातियां होती हैं, जिनमें P. falciparum सबसे घातक है। अन्य प्रजातियों में P. vivax, P. malaria, P. ovale और P. knowlesi शामिल हैं। भारत की ये नई वैक्सीन आने वाले समय में मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ऑन्कोलिटिक और पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन्स। रूस इस समय 2 बहुत ही आधुनिक तकनीक वाली कैंसर वैक्सीन पर काम कर रहा है।
पहली है ऑनकोलिटिक वैक्सीन, जिसका नाम एंट्रोमिक्स रखा गया है, और दूसरी है पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन। ये दोनों ही तकनीकें हमारे शरीर के अपने सुरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्रोमिक्स की। ये एक ऑनकोलिटिक वैक्सीन है। इस तकनीक में ऐसे वायरस का इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर की कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें सीधे मार देते हैं। एंट्रोमिक्स को 4 ऐसे वायरस के मेल से बनाया गया है जो इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है। ये वायरस कैंसर कोशिकाओं को नष्ट तो करते ही हैं, साथ ही मरीज के भीतर एक एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स को भी सक्रिय कर देते हैं, जिससे शरीर खुद कैंसर से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ है पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन। पर्सनलाइज्ड का मतलब है कि ये हर मरीज के लिए उसके कैंसर सेल्स के जेनेटिक एनालिसिस के आधार पर अलग से तैयार की जाती है। इस वैक्सीन में mRNA की एक सिंथेटिक स्ट्रैंड होती है। इसे लिपिड नैनो पार्टिकल्स यानी वसा की नन्ही बूंदों में लपेटकर शरीर में भेजा जाता है। शरीर में पहुंचते ही ये mRNA कोशिकाओं को खास तरह के प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। ये प्रोटीन कैंसर के एंटीजन जैसे दिखते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम इन प्रोटीनों को देखता है तो वो इन्हें हमलावर मानकर इनके खिलाफ एंटीबॉडी और टी सेल्स तैयार कर लेता है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह कोविड-19 की वैक्सीन ने हमारे शरीर को कोरोना के स्पाइक प्रोटीन को पहचानना सिखाया था, वैसे ही ये वैक्सीन शरीर को कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें खत्म करना सिखाती है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हमारे अपने देश भारत से है। पुणे की जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी निपाह वायरस के खिलाफ दुनिया की पहली सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA यानी sa-RNA वैक्सीन पर काम कर रही है। ये साधारण mRNA वैक्सीन से एक कदम आगे की तकनीक है। sa-RNA वैक्सीन शरीर को ऐसी जानकारी देती है जिससे वो खुद ही उस mRNA की कई कॉपियां बना लेता है जिसकी जरूरत एंटीजन बनाने के लिए होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत कम डोज में भी ये शरीर में बहुत तगड़ा और लंबे समय तक चलने वाला इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकती है। ये तकनीक भविष्य में आने वाली किसी भी नई महामारी यानी डिजीज एक्स से लड़ने में भी भारत के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगी। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट्स। WHO पैंडेमिक अग्रीमेंट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। ये बैठक इंटरगवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप की पहली मुलाकात थी, जिसका मुख्य उद्देश्य WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट यानी महामारी से जुड़े एक वैश्विक समझौते पर चर्चा करना था। अगर हम इस समझौते की गहराई को समझें तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत तैयार किया जाने वाला दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। इससे पहले साल 2003 में तंबाकू नियंत्रण के लिए इसी तरह का एक ढांचा तैयार किया गया था, जिसे WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के देश अब बीमारियों को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितना कि वे तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर रहे हैं। इस नए समझौते की खास बातों पर नजर डालें तो इसका सबसे बड़ा लक्ष्य महामारी की रोकथाम और उसकी निगरानी को और ज्यादा मजबूत बनाना है। इसे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के नियमों के अनुसार तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य में अगर कोई नई बीमारी दस्तक दे तो दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तैयार रहे। उदाहरण के तौर पर जैसे हम किसी तूफान के आने से पहले ही मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखते हैं, ठीक वैसे ही ये व्यवस्था दुनिया भर में बीमारियों के फैलने की खबर पहले ही देने का काम करेगी। इस समझौते का एक और बहुत ही अहम हिस्सा है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, जिसे संक्षेप में पैब्स कहा जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो जब भी किसी देश में कोई खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया मिलता है तो उसकी जानकारी और नमूने बाकी दुनिया के साथ साझा किए जाने चाहिए ताकि वैज्ञानिक जल्द से जल्द दवाइयां और टीके विकसित कर सकें। इसके लिए भी एक कार्य समूह का गठन किया गया है जो ये तय करेगा कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष कैसे हो। ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कैसे एक जगह से शुरू हुई बीमारी पूरी दुनिया की रफ्तार रोक सकती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के 2024 के आंकड़ों ने ये साफ कर दिया है कि भारत ने टीकाकरण के क्षेत्र में बहुत ही शानदार और बड़ी प्रगति की है। जब हम इस कार्यक्रम की पहुंच यानी कवरेज की बात करते हैं तो भारत सरकार इसके तहत कुल 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण की सुविधा देती है। इन बीमारियों में डिफ्थीरिया पर्टुसिस यानी काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और रुबेला शामिल हैं। इनके अलावा बच्चों को होने वाली टीबी, हेपेटाइटिस बी, दिमागी बुखार यानी मेनिंजाइटिस और निमोनिया से भी सुरक्षा दी जाती है। साथ ही बच्चों में दस्त रोकने के लिए रोटावायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के टीके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये टीकाकरण कार्यक्रम अब भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय हिस्सा बन चुका है। इसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने सफलतापूर्वक खुद को पोलियो मुक्त घोषित किया है और नवजात शिशुओं में होने वाले टिटनेस जैसी गंभीर समस्या को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है।
ये उपलब्धियां दिखाती हैं कि सही समय पर लिया गया एक छोटा सा टीका पूरे देश की सेहत बदल सकता है। समय के साथ तालमेल बिठाते हुए अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म टीकाकरण से जुड़ी सभी सेवाओं का डिजिटलीकरण करेगा, जिससे अब माता पिता को अपने बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखने और जानकारी पाने में बहुत आसानी होगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने निपाह वायरस के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विकसित करने के लिए साझेदारों की तलाश शुरू की है। निपाह वायरस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, जिसे जूनोटिक पैथोजन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से चमगादड़ों या संक्रमित जानवरों के जरिए इंसानों तक पहुंचता है और हमारे श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आखिर होती क्या हैं? सरल भाषा में कहें तो ये प्रयोगशाला में बनाए गए विशेष प्रोटीन होते हैं। इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा इस तरह तैयार किया जाता है कि ये शरीर के अंदर जाकर किसी खास बाहरी दुश्मन जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया को पहचान सकें और उनसे चिपक सकें। ये बिल्कुल हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की नकल करने जैसा है, ताकि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन की बात करें तो इन्हें एक ही मूल जनक बी सेल से क्लोन करके बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये सभी एंटीबॉडीज एक जैसी यानी आइडेंटिकल होती हैं और इनका लक्ष्य भी बिल्कुल एक समान होता है। जैसे एक ताले के लिए एक ही खास चाबी होती है, वैसे ही एंटीबॉडीज खास तौर पर किसी एक बीमारी के कीटाणु को खत्म करने के लिए ही डिजाइन की जाती हैं। अगर हम इनके कार्यों को देखें तो इनका दायरा बहुत बड़ा है। इनका उपयोग न केवल बीमारियों की पहचान करने यानी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, बल्कि ये कैंसर, ऑटो इम्यून विकारों और खतरनाक वायरल संक्रमणों के इलाज और रोकथाम में भी बहुत कारगर साबित होती हैं। जब हमारा शरीर खुद से पर्याप्त एंटीबॉडीज नहीं बना पाता, तब ये लैब में बनी एंटीबॉडीज एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। 3x35 इनिशिएटिव्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में 3x35 इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य साल 2035 तक 3 सबसे ज्यादा नुकसानदेह उत्पादों तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों की कीमतों को स्वास्थ्य कर के जरिए कम से कम 50% तक बढ़ाना है। सरल शब्दों में कहें तो सरकार इन चीजों पर टैक्स बढ़ाकर इन्हें महंगा करना चाहती है ताकि लोग इनका सेवन कम करें। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ये हेल्थ टैक्स क्या होता है? दरअसल यह एक ऐसा कर है जो उन चीजों पर लगाया जाता है जिनका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जैसे कि तंबाकू या सिगरेट, जिनके सेवन से गंभीर बीमारियां होती हैं। जब ये चीजें महंगी हो जाती हैं तो लोग इन्हें खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि टैक्स बढ़ाना यानी टैक्सेशन सबसे किफायती और असरदार तरीकों में से एक है। इसकी मदद से बढ़ते मोटापे और अन्य गैर संचारी रोगों जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। गैर संचारी रोग वे बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, जैसे कि मधुमेह या दिल की बीमारी, लेकिन ये खराब जीवन शैली और खान पान की वजह से होती हैं। इस पहल के पीछे सोच बहुत ही सीधी है। अगर हम इन हानिकारक चीजों को महंगा कर देंगे तो विशेष रूप से युवा पीढ़ी इनसे दूर रहेगी और आने वाले समय में अस्पतालों का बोझ कम होगा। नेशनल वन हेल्थ मिशन। ये मिशन वन हेल्थ की अवधारणा पर आधारित है। सरल शब्दों में कहें तो वन हेल्थ एक ऐसा एकीकृत दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि हम इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा पर्यावरण और जानवर सुरक्षित रहेंगे तभी हम इंसान भी स्वस्थ रह पाएंगे। इस नेशनल वन हेल्थ मिशन की बारीकियों को समझें तो ये एक बहुक्षेत्रीय पहल है। इसका मतलब है कि ये मिशन केवल डॉक्टरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इंसानों के स्वास्थ्य, पशुधन, वन्यजीव और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बीमारियों की निगरानी, उनकी पहचान यानी डायग्नोस्टिक्स और किसी भी बीमारी के फैलने पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया को पहले से ज्यादा बेहतर और समन्वित बनाया जा सके। इस बड़े मिशन को चलाने के लिए कुछ प्रमुख संस्थानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मिशन की नोडल एजेंसी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR है, जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के तहत काम करती है। वहीं इस पूरे अभियान का मुख्य केंद्र या एंकर संस्थान नागपुर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ को बनाया गया है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर हमें इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल आज के समय में जूनोटिक जोखिम बहुत बढ़ गया है, यानी ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इसके अलावा भविष्य में किसी भी महामारी की तैयारी और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी दवाओं के बेअसर होने की समस्या को रोकने के लिए ये मिशन बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर हमें पता हो कि जंगल में किसी जानवर में कोई नया वायरस पनप रहा है तो हम उसे इंसानों तक पहुंचने से पहले ही रोक सकते हैं। ट्रांसफैट्स। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के 4 देशों ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर को विशेष रूप से सम्मानित किया है।
इन देशों को ये सम्मान औद्योगिक रूप से तैयार किए गए ट्रांस फैट्स को अपने खान पान से पूरी तरह खत्म करने की दिशा में उनके बेहतरीन नेतृत्व के लिए दिया गया है। अब समझते हैं कि आखिर ये ट्रांस फैट्स क्या बला हैं। असल में ये एक प्रकार के असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वे जो प्राकृतिक रूप से जानवरों से मिलने वाले भोजन जैसे मांस और दूध में पाए जाते हैं, और दूसरे वे जिन्हें फैक्ट्रियों में औद्योगिक रूप से हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ये औद्योगिक ट्रांस फैट्स आमतौर पर बिस्कुट जैसे बेक्ड सामानों, मार्जरीन और हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले वनस्पति घी में भारी मात्रा में मिलते हैं। इनका हमारी सेहत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ट्रांस फैट्स हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देते हैं, जो हृदय रोगों का सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें शरीर में सूजन, अधिक वजन या मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर से भी जोड़कर देखा जाता है। ये मान लीजिए कि ये हमारे शरीर के लिए एक धीमे जहर की तरह काम करता है। इस खतरे से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर WHO ने रिप्लेस नाम से एक एक्शन पैकेज शुरू किया है, जो दुनिया भर की सरकारों को ट्रांस फैट खत्म करने के तरीके बताता है। भारत ने भी इस दिशा में बहुत कड़े कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने साल 2021 के खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन करते हुए तेल और वसा में ट्रांस फैट्स की मात्रा को 2% से अधिक न रखने का सख्त कानून लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने उत्पादों में इस हानिकारक वसा को सीमित रखें। वेट लॉस ड्रग। डेनमार्क की एक मशहूर दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अपनी वजन घटाने वाली दवा वेगोवी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। ये दवा सेमाग्लूटाइड नाम के सॉल्ट से बनी है और बाजार में ये वेगोवी ब्रांड नाम के तहत इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक इंजेक्शन वजन कैसे कम कर सकता है। दरअसल यह दवा हमारी भूख को कम करने का काम करती है। ये शरीर में मौजूद एक खास हार्मोन जिसे ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड एक कहते हैं, उसकी नकल करती है। ये GLP एक ऐसा हार्मोन है जो खाना खाने के बाद हमारी आंतों से प्राकृतिक रूप से निकलता है और हमारे दिमाग को ये संकेत भेजता है कि पेट भर गया है। वेगोवी भी बिल्कुल यही काम करती है, जिससे व्यक्ति को भूख कम लगती है और वो खुद को भरा हुआ महसूस करता है। अगर हम बाजार में मौजूद अन्य विकल्पों की बात करें तो वजन घटाने वाली दवाओं की फहरिस्त में ओजेम्पिक और मोन्जारो जैसे नाम भी शामिल हैं। मोन्जारो दवा तिर्जेपाटाइड से बनी है, जो न केवल GLP-1 बल्कि एक अन्य हार्मोन ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड की तरह भी काम करती है। ये दोनों ही हार्मोन मिलकर शरीर के मेटाबॉलिज्म और भूख को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये दवाएं उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई हैं जो गंभीर मोटापे से जूझ रहे हैं। हालांकि याद रखना बहुत जरूरी है कि ऐसी दवाओं का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बाजार में बिकने वाले साधारण पेय पदार्थों या कोल्ड ड्रिंक्स के लिए ORS शब्द का इस्तेमाल तुरंत बंद किया जाए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई कंपनियां अपने साधारण मीठे पानी को ORS बताकर बेच रही थीं, जो ग्राहकों के लिए भ्रामक हो सकता है। असल में ORS शब्द का इस्तेमाल केवल उन्हीं उत्पादों के लिए किया जा सकता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मानकों पर खरे उतरते हैं। तकनीकी रूप से ORS कोई साधारण शरबत नहीं बल्कि एक दवा है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को रोकना और उसका इलाज करना है, जो अक्सर दस्त या डायरिया जैसी बीमारियों की वजह से हो जाती है। ये एक बहुत ही सस्ता और ग्लूकोज व इलेक्ट्रोलाइट्स का बेहतरीन घोल है। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताए गए ORS के फॉर्मूले या कंपोजिशन को देखें तो इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं। पहली चीज है सोडियम क्लोराइड, दूसरी है ग्लूकोज, तीसरी है पोटाशियम क्लोराइड और चौथी है ट्राइसोडियम सिट्रेट। ये चारों मिलकर शरीर के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करते हैं। अब समझते हैं कि ये हमारे शरीर में काम कैसे करता है। इसमें मौजूद ग्लूकोज हमारी आंतों को सोडियम और पानी सोखने में मदद करता है। सोडियम और पोटेशियम उन जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करते हैं जो दस्त के दौरान शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वहीं सिट्रेट शरीर में बढ़ी हुई एसिडिटी या एसिडोसिस को ठीक करने में मदद करता है। इस जीवन रक्षक फॉर्मूले को विकसित करने का श्रेय दिलीप महालनाबिस को जाता है, जिनके इस आविष्कार ने दुनिया भर में लाखों बच्चों की जान बचाई है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज। हाल ही में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। अब कुपोषण से जुड़ी डायबिटीज को आधिकारिक तौर पर पहचान मिल गई है और इसे टाइप 5 डायबिटीज का नाम दिया गया है। इसे अक्सर J टाइप डायबिटीज भी कहा जाता है। आमतौर पर हम समझते हैं कि डायबिटीज सिर्फ ज्यादा मीठा खाने या मोटापे से होती है, लेकिन ये टाइप 5 डायबिटीज इसके बिल्कुल उलट है। ये उन लोगों में पाई जाती है जो कुपोषण का शिकार रहे हैं और जिनका वजन या बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम होता है।
मूल रूप से डायबिटीज तब होती है जब हमारा अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर जब हमारा शरीर बने हुए इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। टाइप 5 डायबिटीज विशेष रूप से उन लोगों को प्रभावित करती है जिन्होंने बचपन या किशोरावस्था के दौरान लंबे समय तक कुपोषण का सामना किया हो। डायबिटीज को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके अन्य प्रकारों को जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती है टाइप 1 डायबिटीज, जो एक ऑटो इम्यून स्थिति है। इसमें शरीर का अपना रक्षा तंत्र ही इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इसके बाद आती है टाइप 2 डायबिटीज, जो दुनिया भर में सबसे आम है। ये मुख्य रूप से मोटापे और जरूरत से ज्यादा पोषण के कारण होती है, जिसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रकार है जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये स्थिति गर्भावस्था के दौरान रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से पैदा होती है। अगर इसका सही समय पर ध्यान न रखा जाए तो ये मां और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा कर सकती है। विज्ञान की ये नई खोज हमें बताती है कि डायबिटीज सिर्फ अमीरी या ज्यादा खाने की बीमारी नहीं है, बल्कि पोषण की कमी भी इसका एक बड़ा कारण हो सकती है। स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी। हाल ही में पहली बार स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी, जिसे संक्षेप में स्पार्क कहा जाता है, का उपयोग एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा के इलाज के लिए किया गया है। ये कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ रूप है जिसका इलाज करना डॉक्टरों के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। अब समझते हैं कि ये तकनीक आखिर क्या है। स्पार्क असल में रेडिएशन थेरेपी का एक बहुत ही आधुनिक और उन्नत तरीका है। जैसा कि हम जानते हैं, रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को मारने या उनके डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उनकी वृद्धि को रोकने का काम करती है। लेकिन स्पार्क तकनीक की खासियत यह है कि ये ट्यूमर को निशाना बनाने के लिए प्रोटॉन का उपयोग करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बहुत ही सटीकता के साथ केवल कैंसर वाले हिस्से पर वार करती है और उसके आसपास मौजूद शरीर के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित छोड़ देती है। इसे आप एक ऐसे लेजर की तरह समझ सकते हैं जो केवल उसी बिंदु पर काम करता है जहां खराबी है, बिना बाकी मशीनरी को छुए। इस तकनीक के फायदों की बात करें तो ये सिर और गर्दन या मस्तिष्क जैसे संवेदनशील अंगों में होने वाले कैंसर के लिए रेडिएशन डोज प्लानिंग की गुणवत्ता में बहुत सुधार लाती है। चूंकि ये अंग बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए वहां स्पार्क जैसी सटीक तकनीक का होना मरीजों के जीवन को बचाने और इलाज के बाद उनके शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। 6. डिफेंस। एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। हाल ही में भारत के इस सुरक्षा कवच ने पश्चिमी सीमा पर होने वाले हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया है, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में है। जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है एक ऐसा सुरक्षा जाल जो आसमान से आने वाले दुश्मन के खतरों जैसे मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देता है। भारत के पास इस काम के लिए एक बहुत ही मजबूत ग्रिड तैयार है, जिसमें जमीन से हवा में मार करने वाली कई खास मिसाइल प्रणालियां शामिल हैं। इस सुरक्षा चक्र में सबसे पहला और शक्तिशाली नाम है S-400 ट्रायम्फ, जिसे भारत ने रूस से हासिल किया है। भारत में इसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये सिस्टम एक बहुत ही आधुनिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जिसमें बेहद पावरफुल रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से निपटने की तकनीक मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये चारों तरफ यानी 360 डिग्री तक नजर रख सकता है और एक साथ कई तरह की मिसाइलों को दागने की क्षमता रखता है, जिससे दुश्मन बचकर नहीं निकल सकता। इसी कड़ी में अगला नाम बराक 8 का है, जिसे भारत और इजरायल ने मिलकर तैयार किया है। यह एक मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली है जो हवा में एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में माहिर है। खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल जमीन के साथ साथ समुद्र में भी जहाजों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है पूरी तरह भारत में बनी आकाश वेपन सिस्टम का। ये कम दूरी के लिए बेहतरीन है और इसमें जाम होने से बचने की विशेष तकनीक लगी हुई है। ये सिस्टम ग्रुप मोड में काम करते हुए एक साथ कई दुश्मनों को खत्म कर सकता है और इस पर दुश्मन के किसी भी जैमिंग सिग्नल का असर नहीं होता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ सीमा पर हुई झड़पों के दौरान ड्रोन और मिसाइलों के खतरों को नाकाम करने में आकाश तीर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आकाश तीर भारत का अपना बनाया हुआ एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसका मुख्य काम दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को खुद ब खुद पहचानना, उन पर नजर रखना और उन्हें खत्म करना है। ये सिस्टम भारत की रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जहां अब हम सिर्फ खुद को बचाते नहीं हैं बल्कि दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं। आकाश तीर की तकनीकी खूबियों को देखें तो ये एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो कमांड कंट्रोल, संचार, कंप्यूटर, खुफिया जानकारी और निगरानी को एक साथ जोड़ता है। चूंकि ये वाहनों पर आधारित है, इसलिए इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित और स्वचालित समाधान है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। यह तकनीक भारत को आसमान में एक अभेद्य किला बनाने की दिशा में बहुत आगे ले जाती है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम।
हाल ही में हमारी रक्षा संस्था DRDO ने इस खास सिस्टम का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, जो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सिस्टम को आप एक ऐसे स्मार्ट सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं जो न केवल दुश्मन की मिसाइलों या विमानों को पहचानता है, बल्कि उन्हें अलग अलग परतों में बांटकर खत्म भी कर देता है। इसका असली कमाल यह है कि ये लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर छोटे से छोटे ड्रोन तक को हवा में ही ढेर करने की ताकत रखता है। इस पूरे सिस्टम को एक केंद्रीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर के जरिए चलाया जाता है, जिसे DRDL ने तैयार किया है। ये सेंटर एक दिमाग की तरह काम करता है जो ये तय करता है कि किस खतरे को किस हथियार से मार गिराना है। इस सुरक्षा तंत्र के मुख्य हिस्सों को समझें तो इसमें सबसे पहले आती है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे DRDO ने खास तौर पर सेना की उन टुकड़ियों को बचाने के लिए बनाया है जो युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रही होती हैं। ये पूरी तरह मोबाइल है, यानी इसे गाड़ी पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और ये दुश्मन के हवाई हमलों से तुरंत सुरक्षा देती है। इसके बाद बारी आती है विशुरेट्स की, जो एक बहुत ही छोटी दूरी की मिसाइल प्रणाली है। इसकी खासियत यह है कि इसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर भी चला सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को पलक झपकते ही खत्म कर देती है। इस पूरे सिस्टम में जो सबसे आधुनिक चीज है वह है लेजर आधारित हथियार। ये एक ऐसी तकनीक है जो बिना किसी मिसाइल के सिर्फ लेजर की तेज रोशनी से दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही जलाकर बेकार कर देती है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है प्रोजेक्ट कुशा। भारत अब अपनी खुद की लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली तैयार कर रहा है। इसे 2 चरणों में बनाया जा रहा है। पहले चरण में ऐसी मिसाइलें बनाई जा रही हैं जो अलग अलग दूरियों पर वार कर सकेंगी, और दूसरे चरण में हमारा लक्ष्य 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक दुश्मन को मार गिराने वाली मिसाइल बनाना है। साथ ही भारतीय सेना ने अनंत शास्त्र नाम के एक नए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया है। ये भी एक बहुत ही फुर्तीला और मोबाइल सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर तक है। इसे DRDO, BEL और BDL ने मिलकर तैयार किया है। ये सभी तकनीकें मिलकर भारत के आसमान को इतना सुरक्षित बना रही हैं कि कोई भी परिंदा बिना इजाजत पर नहीं मार सकेगा। अदर एयर डिफेंस सिस्टम इन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की तकनीक की, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इजराइल के पास रक्षा की कई परतें हैं जिनमें आयरन डोम कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद डेविड स्लिंग आता है जो कम से मध्यम और मध्यम से लंबी दूरी की मारक क्षमता रखता है। इजराइल के पास एरो 2 और एरो 3 जैसे सिस्टम भी हैं जो बहुत लंबी दूरी की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। इजराइल के पास समुद्र की सुरक्षा के लिए बराक मागेन नाम का एक उन्नत नौसैनिक वायु रक्षा तंत्र भी है, जिसे हिब्रू भाषा में लाइटनिंग शील्ड कहा जाता है। अब नजर डालते हैं अमेरिका की ताकत पर। अमेरिका के पास थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, जो खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए जाना जाता है। अमेरिका एक और भविष्य के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे गोल्डन डोम कहा जाता है। ये इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन इसमें दुश्मन की मिसाइलों पर नजर रखने के लिए सर्विलेंस सैटेलाइट्स और उन्हें मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिस्टम के 2029 तक तैनात होने की उम्मीद है। इसके अलावा अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत प्रभावी है, जो जमीन से हवा में मार करने वाला एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका पूरा नाम फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट है। पड़ोसी देश चीन की बात करें तो उनके पास HQ-9 सिस्टम है। ये सिस्टम रूस के प्रसिद्ध S-300 मिसाइल सिस्टम की तकनीक से प्रेरित होकर बनाया गया है। क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले बात करते हैं इनकी शक्ति यानी इंजन की। क्रूज मिसाइल जेट इंजन से चलती है, जो इसे पूरी यात्रा के दौरान लगातार उड़ान भरने की शक्ति देता है। इसके विपरीत बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट से चलती है, जो इसे सिर्फ शुरुआत में बहुत तेज उछाल या बूस्ट देता है और फिर बाकी का रास्ता ये बिना इंजन की शक्ति के तय करती है। अगर हम इनकी रफ्तार और प्रकारों को देखें तो क्रूज मिसाइल 3 तरह की होती हैं। पहली सबसोनिक, जिसकी गति लगभग 0.8 मैक होती है। दूसरी सुपरसोनिक, जिसकी गति 2 से 3 मैक के बीच होती है। और तीसरी सबसे तेज हाइपरसोनिक। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी दूरी के हिसाब से पहचानी जाती हैं। ये 1000 किलोमीटर से कम दूरी वाली शॉर्ट रेंज से लेकर 5500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों तक हो सकती हैं। अब बात करते हैं इनके रास्ते यानी पाथ की। क्रूज मिसाइल धरती के वातावरण के भीतर और काफी कम ऊंचाई पर उड़ती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल एक धनुष के आकार का रास्ता अपनाती है, जिसे बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र कहते हैं। ये पहले हवा में बहुत ऊपर उठती है और फिर अपने लक्ष्य की ओर नीचे गिरती है। इनकी मारक क्षमता यानी रेंज में भी अंतर है। क्रूज मिसाइलें आमतौर पर कम दूरी वाली होती हैं, लेकिन ये अपनी दिशा आसानी से बदल सकती हैं। दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत लंबी दूरी तय करती हैं और इनकी टॉप स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। जहां क्रूज मिसाइल आमतौर पर छोटे या एक ही वॉरहेड ले जाती, हैवी बैलिस्टिक मिसाइल भारी पेलोड और एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। इन मिसाइलों को बीच में रोकना यानी इंटरसेप्शन भी एक चुनौती है।
क्रूज मिसाइल को ढूंढना मुश्किल है क्योंकि ये नीचे उड़ती है, लेकिन एक बार पता चल जाए तो इसे रोकना आसान होता है। बैलिस्टिक मिसाइल को शुरू में ही रडार पर पकड़ा जा सकता है, लेकिन इसकी जबरदस्त रफ्तार के कारण इसे बीच में रोकना बहुत कठिन होता है। अगर हम उदाहरणों की बात करें तो भारत की मशहूर ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, जबकि पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइलें बैलिस्टिक श्रेणी में आती हैं। एक विशेष प्रकार की मिसाइल भी होती है जिसे क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये उड़ती तो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह है, लेकिन जरूरत पड़ने पर रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती हैं। अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में भारत ने अपनी बेहद शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसने एक बार फिर दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराया है। इस मिसाइल का परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया। ये कमांड भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है और देश के परमाणु हथियारों के भंडार के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। अग्नि 5 की खूबियों की बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक परमाणु सक्षम मिसाइल है। इसमें 3 चरणों वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगा है जो इसे 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक ले जाने की ताकत देता है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। अग्नि उन 5 मिसाइलों में से एक है जिन्हें एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP के तहत बनाया गया था। इस परीक्षण की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि इसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस की कतार में खड़ा कर दिया है जिनके पास MIRV तकनीक वाली मिसाइलें हैं। MIRV का मतलब है कि एक ही मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और अलग अलग ठिकानों पर निशाना साध सकती है। अब थोड़ा पीछे मुड़कर IGMDP कार्यक्रम को समझते हैं। इसकी शुरुआत 1983 में मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई थी। इसके तहत 5 मुख्य मिसाइलें विकसित की गईं। पहली पृथ्वी जो कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। दूसरी त्रिशूल जो कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तीसरी आकाश जो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चौथी नाग जो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है और 5वीं अग्नि सीरीज। इसी कड़ी में एक और आधुनिक मिसाइल है अग्नि प्राइम। हाल ही में DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने इसे एक रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये अपनी तरह का पहला और भविष्य का मिसाइल सिस्टम है जो बिना किसी पूर्व शर्त के रेलवे नेटवर्क पर कहीं भी घूम सकता है और हमला कर सकता है। अग्नि प्राइम एक 2 चरण वाली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जिसे कनस्तर से लॉन्च किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। IGMDP कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ये नई पीढ़ी की पहली मिसाइल है जो भारत की सुरक्षा को और भी अचूक बनाती है। अदर मिसाइल्स इन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं भारत की शान ब्रह्मोस मिसाइल की। ये एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे जमीन, समुद्र और आसमान तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। यह 2 चरणों वाली प्रणाली पर काम करती है जिसमें पहला चरण सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इसे शुरुआती गति देता है और दूसरा चरण लिक्विड रैमजेट इसे 3 मैक की जबरदस्त रफ्तार तक ले जाता है। इसकी मारक क्षमता यानी रेंज 290 किलोमीटर तक है और ये दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। अगली मिसाइल है अस्त्र जो पूरी तरह स्वदेशी है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को हमारी आंखों से ओझल होने पर भी यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज में तबाह कर सकती है। इसे DRDO ने बहुत ही उन्नत नेविगेशन सिस्टम के साथ बनाया है ताकि ये दिन हो या रात हर मौसम में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक सटीक निशाना लगा सके। अब बात करते हैं प्रलय मिसाइल की जो सतह से सतह पर मार करने वाली एक छोटी दूरी की मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाइपरसोनिक गति से उड़ सकती है। हैदराबाद स्थित DRDO की लैब द्वारा विकसित ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। आकाश प्राइम की बात करें तो ये हमारे पुराने आकाश सिस्टम का एक बहुत ही कठिन और मजबूत वर्जन है। इसे खास तौर पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों और बहुत ठंडे मौसम में काम करने के लिए बनाया गया है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ये 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर भी दुश्मन के खतरों को नाकाम कर सकता है। तकनीक के इस सफर में ULPGMV-3 का नाम भी शामिल है जो ड्रोन या UAV से लॉन्च की जाने वाली एक सटीक मिसाइल है। इसमें हाई डेफिनेशन सीकर लगा है जो दिन और रात दोनों समय अपने लक्ष्य को पहचानकर उसे खत्म कर सकता है। अंत में आती है रैम्पेज मिसाइल जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। ये हवा से जमीन पर हमला करने वाली एक लंबी दूरी की सटीक मिसाइल है। इसकी रफ्तार सुपरसोनिक है जिसकी वजह से दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। रैमजेट इंजन। हाल ही में DRDO की प्रयोगशाला DRDL ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का जमीन पर सफल परीक्षण किया है जो 1000 सेकंड से भी ज्यादा समय तक लगातार चलता रहा।
ये भारत के हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब सरल भाषा में समझते हैं कि ये स्क्रैमजेट इंजन आखिर होता क्या है। स्क्रैमजेट का मतलब है सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट। ये रैमजेट इंजन का ही एक आधुनिक रूप है। रैमजेट इंजन में कोई घूमता हुआ कंप्रेसर नहीं होता, बल्कि ये अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके आने वाली हवा को खुद ही सिकोड़ देता है, यानी कंप्रेस कर देता है। स्क्रैमजेट की खासियत यह है कि इसमें हवा की रफ्तार इंजन के भीतर भी ध्वनि की गति से तेज बनी रहती है। इसे समझना ऐसा ही है जैसे तूफान के बीच एक मोमबत्ती जलाए रखना, और भारत ने इसे 1000 सेकंड तक जलाकर अपनी ताकत साबित की है। स्क्रैमजेट इंजन की कुछ अपनी शर्तें और खूबियां होती हैं। पहली बात तो ये कि ये शून्य की रफ्तार पर खुद शुरू नहीं हो सकता। इसे काम शुरू करने के लिए पहले से ही एक बहुत तेज रफ्तार चाहिए होती है, इसलिए इसे रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाता है। एक बार जब ये अपनी खास रफ्तार पकड़ लेता है, तब ये खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। इस कामयाबी के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी स्क्रैमजेट तकनीक है। रॉकेट के मुकाबले स्क्रैमजेट के फायदे बहुत बड़े हैं। रॉकेट को अपने साथ ईंधन और ऑक्सीजन दोनों ले जाने पड़ते हैं, जिससे वो भारी हो जाता है। लेकिन स्क्रैमजेट एक एयर ब्रीदिंग इंजन है, यानी ये हवा से ही ऑक्सीजन खींच लेता है। इससे रॉकेट हल्का हो जाता है और वो भारी सैटेलाइट ले जा सकता है। इसरो का अवतार प्रोजेक्ट इसी सोच पर आधारित है, जिसका लक्ष्य भविष्य में सस्ते और दोबारा इस्तेमाल होने वाले स्पेस शटल बनाना है। अंत में बात करते हैं हाइपरसोनिक हथियारों की, जिनके लिए ये इंजन रीढ़ की हड्डी है। ये हथियार ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज चलते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे दुश्मन के रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाते। ये 2 तरह के होते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जिन्हें रॉकेट से लॉन्च किया जाता है और वे लक्ष्य की ओर ग्लाइड करते हुए बढ़ते हैं, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें जो पूरी उड़ान के दौरान इसी स्क्रैमजेट इंजन की ताकत से चलती हैं। GSAT-7R। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 के जरिए GSAT-7R सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे CMS-03 के नाम से भी जाना जाता है। GSAT-7R असल में भारत की उन्नत रक्षा उपग्रह श्रृंखला का हिस्सा है। इसे शुरुआत में जियोसिंक्रोन्स ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा गया है, जहां से ये धीरे धीरे पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर अपनी स्थायी जगह यानी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा। इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी ताकत इसकी कवरेज है। ये हिंद महासागर क्षेत्र और भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ हमारी तटरेखा से 2000 किलोमीटर दूर तक मल्टी बैंड टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान करेगा। इस सैटेलाइट में संचार के कई चैनल मौजूद हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करते हैं। इसकी मदद से आवाज, वीडियो और डेटा को बहुत ही सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकता है। ये सैटेलाइट अगले 15 वर्षों तक काम करेगा और ये पुराने पड़ चुके GSAT-7 यानी रुक्मिणी की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित संचार को मजबूत करना और हमारी नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के बीच एक सुरक्षित और अटूट संपर्क सूत्र बनाना है। GSAT-7 सीरीज के बाकी सितारों पर नजर डालें तो नौसेना के लिए रुक्मिणी भारत का पहला समर्पित सैन्य उपग्रह था। वहीं वायुसेना के लिए GSAT-7A है, जिसे एंग्री बर्ड भी कहा जाता है। ये विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और रडार यूनिट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। भविष्य के लिए GSAT-7C पर भी काम चल रहा है, जो रियल टाइम और सुरक्षित संचार के लिए ग्राउंड हब से लैस होगा। इतना ही नहीं, हमारी थल सेना के लिए भी GSAT-7B विकसित किया जा रहा है। ये खास तौर पर हमारे सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और संचार व्यवस्था को कई गुना बढ़ा देगा। इन सब सैटेलाइट्स के साथ भारत अब जलथल और नभ तीनों क्षेत्रों में अपनी नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता को आधुनिक बना रहा है। MK-2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। हाल ही में DRDO ने आंध्र प्रदेश के नेशनल ओपन एयर रेंज में MK-2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, MK-2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है। एक ये खबर इसलिए खास है क्योंकि अब भारत भी उन चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन की कतार में खड़ा हो गया है जिनके पास अपनी उन्नत लेजर हथियार तकनीक है। हथियारों की इस रेस में हाल ही में इजरायल दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने लेजर हथियार से दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया है। इजरायली वायुसेना ने अपने आयरन बीम सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो एक हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है। भारत का MK-2A सिस्टम भी इसी दिशा में एक बड़ी छलांग है। इसे DRDO की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला चेस ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे ही कोई रडार या इसमें लगा इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम दुश्मन को पहचानता है, ये सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ये दुश्मन पर 30 किलोवाट की बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली लेजर बीम छोड़ता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी बिजली जैसी रफ्तार और अचूक सटीकता है। ये कुछ ही सेकंड के भीतर लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता रखता है। सरल शब्दों में कहें तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पारंपरिक मिसाइलों या गोलियों की तरह गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते।
इसके बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों या पार्टिकल टेक्नोलॉजी से पैदा हुई केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इनके कई प्रकार होते हैं, जैसे हाई एनर्जी लेजर, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन और पार्टिकल बीम वेपन। हालांकि इनकी एक सीमा यह है कि पारंपरिक हथियारों की तुलना में इनकी मारक दूरी कम होती है और खराब मौसम जैसे कोहरा या तूफान इनके असर को कम कर सकते हैं। दुनिया भर में कई देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के पास हीलियस है, चीन के पास साइलेंट हंटर जैसे सिस्टम, हैमब्रिटेन ड्रैगन फायर पर काम कर रहा है और रूस के पास पेरिस लेजर है। भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं है और DRDO ने इसके अलावा इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK-2A भी तैयार किया है, जो हमारे आसमान को ड्रोन्स के खतरे से सुरक्षित रखेगा। स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। हाल ही में भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपने स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसे आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी तरह तैयार किया है। इस नई तकनीक का मुख्य उद्देश्य भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमता और खुफिया जानकारी जुटाने वाली निगरानी प्रणाली को और ज्यादा मजबूत बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप आखिर है क्या? दरअसल यह एक मानव रहित एयरशिप है जिसे आसमान की बहुत ऊपरी परत, जिसे स्ट्रैटोस्फीयर कहते हैं, वहां संचालित करने के लिए बनाया गया है। ये आमतौर पर पृथ्वी से 17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करता है। इसे आप एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट की तरह समझ सकते हैं, जो एक उपग्रह की तरह व्यवहार करता है और बहुत लंबे समय तक हवा में टिका रह सकता है। अगर हम तकनीक की बात करें तो इन प्लेटफॉर्म्स को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक जो हवा से भारी होते हैं जैसे कि हवाई जहाज, और दूसरे जो हवा से हल्के होते हैं जैसे कि गुब्बारे या एयरशिप। हमारा ये प्लेटफॉर्म हवा से हल्का है क्योंकि इसमें ऊपर उठने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। दिन के समय ये सूरज की ऊर्जा से चलता है और इसमें लगी बैटरी रात के समय इसे चालू रखने के लिए बिजली देती है। इसके रणनीतिक फायदों को देखें तो ये एक साथ कई काम कर सकता है। इसमें तस्वीरें लेने वाले सेंसर, रडार और संचार उपकरण लगाए जा सकते हैं। ये सीमाओं की निगरानी करने, आपदा के समय मदद पहुंचाने और खुफिया जानकारी जुटाने में बहुत मददगार साबित होगा। सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन और सैटेलाइट के बीच की कमी को पूरा करता है, क्योंकि ये सैटेलाइट की तरह व्यापक कवरेज देता है, लेकिन इसे तैनात करना बहुत आसान और सस्ता है। एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के एक खास मॉडल को मंजूरी दी है। इस मॉडल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सरकारी संस्थाएं और निजी उद्योग साथ मिलकर काम करेंगे। इस खबर की खास बात यह है कि भारत अपने इस खास प्रोजेक्ट, जिसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नाम दिया गया है, उसके लिए दुनिया की मशहूर फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रन के साथ मिलकर एडवांस जेट इंजन बनाएगा। अगर हम आज की दुनिया पर नजर डालें तो केवल अमेरिका F-22 और F-35, रूस सुखोई Su-57 और चीन चेंगडू J-20 ही ऐसे देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के ये आधुनिक विमान मौजूद हैं। अब भारत भी इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। अगर हम AMCA प्रोग्राम को थोड़ा और करीब से समझें तो इसे बनाने की मुख्य जिम्मेदारी DRDO के तहत आने वाली वैमानिकी विकास एजेंसी को दी गई है। ये कोई साधारण विमान नहीं होगा। इसमें सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टर बर्नर के तेज रफ्तार से उड़ने की क्षमता, हथियारों को छिपाकर रखने के लिए अंदरूनी हिस्से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले आधुनिक सिस्टम होंगे। साथ ही इसकी संरचना ऐसी होगी जो रडार की नजरों से बच सके। इसके 2 वर्जन होंगे। पहला AMCA MK-1 जो अमेरिकी GEF 414 इंजन से चलेगा, और दूसरा MK-2 जिसे भारत अपने खुद के स्वदेशी इंजन से उड़ाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में ऐसी क्या खास बात होती है। सबसे पहले तो इनमें 2 इंजन लगे होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर रात के समय मिशन के दौरान एक इंजन खराब भी हो जाए तो दूसरा इंजन पायलट की सुरक्षा और विमान को बचाने में मदद करता है। दूसरी सबसे बड़ी खूबी है इसकी स्टिल्थ क्षमता, जिससे दुश्मन का रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाता। इसके अलावा ये विमान बहुत फुर्तीले होते हैं और आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकते हैं। हम लड़ाकू विमानों की दुनिया के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि समय के साथ इनकी तकनीक में कैसे बदलाव आए हैं। जब हम इन विमानों की पीढ़ियों यानी जनरेशन्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी ताकत और काम करने के तरीके में कितना बड़ा सुधार हुआ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों यानी 4th जनरेशन जेट फाइटर्स की, जो मुख्य रूप से 1970 से 1980 के दशक के दौरान सामने आए थे। इन विमानों की सबसे बड़ी खासियत इनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। इनमें हवा से हवा में लड़ने यानी एयर टू एयर और हवा से जमीन पर हमला करने यानी एयर टू ग्राउंड के बीच अपनी भूमिका को बदलने यानी स्विच और स्विंग करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर हम इनके उदाहरण देखें तो दुनिया भर में मशहूर MiG-29, F-16 और मिराज 2000 इसी श्रेणी के शानदार लड़ाकू विमान हैं।
जैसे जैसे तकनीक और आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों ने चौथी पीढ़ी के विमानों की क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, जिससे जन्म हुआ 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का जिन्हें 4.5 जनरेशन जेट फाइटर्स कहा जाता है। इन विमानों में चौथी पीढ़ी की खूबियों के साथ साथ कुछ बहुत ही उन्नत फीचर्स जोड़े गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रडार से बचने की तकनीक, जिसे स्टेल्थ कहा जाता है। इसके लिए विमानों पर रडार की तरंगों को सोखने वाले खास पदार्थ यानी रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, इन विमानों में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्ड इंजन भी लगाए गए, जो इन्हें हवा में बहुत ही फुर्ती से मुड़ने और पैंतरेबाजी करने की ताकत देते हैं। इन आधुनिक तकनीकों के कारण चौथी पीढ़ी के मुकाबले इनकी मारक क्षमता और कार्यक्षेत्र का दायरा काफी बढ़ गया है। आज के दौर के आधुनिक विमान जैसे यूरोफाइटर टाइफून और भारत के पास मौजूद राफेल इसी 4.5 पीढ़ी की श्रेणी के बेहतरीन उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, दुनिया अब इससे भी आगे छठी पीढ़ी के विमानों की ओर बढ़ रही है। इन विमानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा जुड़ाव हो गए, हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ सकेंगे और बिना पायलट के यानी मानव रहित होकर भी मिशन पूरा कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर हमारे पड़ोसी देश चीन ने हाल ही में अपने 2 छठी पीढ़ी के विमानों के प्रोटोटाइप J-36 और J-50 की उड़ान भरी है। ये सब देखकर समझ आता है कि भारत का AMCA प्रोजेक्ट हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी और ऐतिहासिक कदम है। अदर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर इन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं अपाचे AH-64E की। ये एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे युद्ध के मैदान में तबाही मचाने के लिए जाना जाता है। ये एक पूरी तरह से एकीकृत हथियार प्रणाली से लैस है, जिसमें हेलफायर मिसाइल एंड रॉकेट और चेन गन शामिल हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसके उन्नत सेंसर रडार और नाइट विजन क्षमताएं हैं, जो इसे अंधेरे में भी दुश्मन को ढूंढकर खत्म करने की शक्ति देती हैं। अगला महत्वपूर्ण नाम है LCA मार्क 1 एजो। हमारे स्वदेशी विमान LCA तेजस का एक उन्नत वर्जन है। ये 4.5 पीढ़ी यानी 4.5 जनरेशन का एक ऑल वेदर और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो हर तरह के मौसम में काम कर सकता है। इसमें AESA रडार और एक खास EW स्वीट लगा है, जो रडार की चेतावनी देने और खुद को जाम होने से बचाने में मदद करता है। साथ ही इसमें डिजिटल मैप जनरेटर भी लगा है, जो पायलट को रास्ते की सटीक जानकारी देता है। अंत में बात करते हैं राफेल मरीन की, जिसे फ्रांस की प्रसिद्ध कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। इस विमान में ओमनी रोल क्षमताएं हैं, जिसका मतलब है कि ये हवाई रक्षा, हमले, जासूसी और यहां तक कि परमाणु प्रतिरोध जैसे सभी युद्ध मिशनों को एक साथ अंजाम दे सकता है। ये भी 4.5 जनरेशन का विमान है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 1.8 मैक है। इसकी खासियतों में रडार की पकड़ में न आना, सुपर क्रूज की क्षमता और हर गति पर बेहतरीन मुड़ने की शक्ति शामिल है। सबसे गर्व की बात यह है कि ये फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए होंगे और इन्हें भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। शिप्स। सबसे पहले बात करते हैं INS अर्नाला की। इस जहाज का नाम महाराष्ट्र के तट पर स्थित ऐतिहासिक तटीय किले के नाम पर रखा गया है। ये भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे खास तौर पर कम गहराई वाले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसकी एक तकनीकी विशेषता यह भी है कि ये डीजल इंजन और वाटरजेट के संयोजन से चलने वाला अब तक का सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक युद्धपोत है। अगला महत्वपूर्ण नाम है INS निस्तार। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया डाइविंग सपोर्ट वेसल है। यह जहाज अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों से लैस है, जिसकी मदद से नौसेना के गोताखोर 300 मीटर की गहराई तक जाकर डीप सी सैचुरेशन डाइविंग जैसे जटिल मिशनों को अंजाम दे सकते हैं। INS निस्तार की भूमिका केवल डाइविंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल के लिए एक मदरशिप के रूप में भी काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र की गहराई में फंसे कर्मियों को सुरक्षित बचाना और उन्हें वहां से बाहर निकालना यानी इवैक्यूएट करना है। ये दोनों ही जहाज आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारी नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। रुद्रास्त्र। हाल ही में राजस्थान के पोखरण में इस हाइब्रिड मानवरहित विमान का सफल परीक्षण किया गया है, जो हमारी सेना की ताकत को एक नए स्तर पर ले जाएगा। रुद्रास्त्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। सरल भाषा में कहें तो इसे उड़ान भरने या उतरने के लिए किसी हवाई पट्टी या लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती। ये एक हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उठ सकता है और सीधा जमीन पर उतर सकता है। इस तकनीक की वजह से इसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों, घने जंगलों या पहाड़ों जैसी मुश्किल जगहों से भी आसानी से संचालित किया जा सकता है, जो युद्ध के मैदान में इसे बहुत ही बहुमुखी और फुर्तीला बनाता है। इस ड्रोन को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और ये कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें दुश्मन के सैनिकों को निशाना बनाने वाले सटीक हथियार लगे हुए हैं, जो बिना किसी गलती के अपने लक्ष्य को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा यह ड्रोन उड़ते समय वहां का सीधा वीडियो कंट्रोल रूम तक भेज सकता है, जिससे हमारे सैनिकों को दुश्मन की गतिविधियों की पल पल की जानकारी मिलती रहती है।
एक और कमाल की बात यह है कि अपना काम पूरा करने के बाद ये ऑटोमेटेड मोड में खुद ब खुद वापस उसी जगह पर लौट आता है जहां से इसे उड़ाया गया था। भार्गवास्त्र। भारत ने हाल ही में अपने इस स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये सिस्टम खास तौर पर आज के दौर के सबसे बड़े हवाई खतरे यानी ड्रोन के झुंड से निपटने के लिए बनाया गया है। भार्गवास्त्र को आप एक किफायती लेकिन बेहद घातक शिकारी समझ सकते हैं। यह एक हार्ड किल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि यह दुश्मन के ड्रोन को सिर्फ रोकता या जाम नहीं करता, बल्कि उन्हें सीधे टकराकर या धमाके से पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी 2 परतों वाली सुरक्षा है, जो इसे किसी भी तरह के ड्रोन हमले के खिलाफ अचूक बनाती है। पहली परत में इस्तेमाल होते हैं अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट। जब दुश्मन के दर्जनों ड्रोन एक साथ झुंड बनाकर हमला करते हैं तो ये रॉकेट उन पर काल बनकर टूटते हैं। एक ही रॉकेट के फटने से 20 मीटर के दायरे में आने वाले सभी ड्रोन पल भर में नष्ट हो जाते हैं। ये परत खास तौर पर तब काम आती है जब संख्या बहुत ज्यादा हो और उन्हें एक साथ खत्म करना जरूरी हो। दूसरी परत में आते हैं गाइडेड माइक्रो मिसाइलें। ये मिसाइलें उन खास या चालक ड्रोन्स के लिए हैं जिन्हें चुन चुनकर मारना होता है। ये मिसाइलें लेजर या सेंसर की मदद से सीधे अपने लक्ष्य का पीछा करती हैं और सटीक निशाना लगाकर उसे खत्म कर देती हैं। भार्गवास्त्र को बनाने वाली कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के अनुसार यह सिस्टम 5000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई वाले इलाकों में काम कर सकता है, जो हमारे पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक वरदान है। ये न केवल सस्ता है बल्कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत आसान है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इस स्वदेशी बम का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया, जो भारत की हवाई हमला करने की क्षमता में एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ग्लाइड बम क्या होता है। साधारण बमों को जब विमान से गिराया जाता है तो वे सीधे नीचे गिरते हैं, लेकिन गौरव जैसे ग्लाइड बम में छोटे छोटे पंख लगे होते हैं। जैसे ही इसे विमान से छोड़ा जाता है, ये हवा में तैरते हुए यानी ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे छोड़ने के बाद ये एक बहुत ही सटीक हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम INS और GPS के आंकड़ों को मिलाकर काम करता है, जिससे ये बम हवा में खुद को रास्ता दिखाते हुए बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचता है। अगर इसकी ताकत की बात करें तो गौरव 1000 किलोग्राम की श्रेणी का बम है। परीक्षण के दौरान इसने 100 किलोमीटर की दूरी तय की और बिल्कुल सटीक निशाना साधा। इसका मतलब ये है कि अब हमारे लड़ाकू विमानों को दुश्मन के इलाके के बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे दुश्मन की मिसाइल रेंज से सुरक्षित दूरी पर रहकर भी उनके ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। ये तकनीक न केवल हमारे पायलटों की सुरक्षा बढ़ाती है बल्कि युद्ध के खर्च को भी कम करती है, क्योंकि ये किसी महंगी मिसाइल के मुकाबले काफी किफायती समाधान है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में इनका इस्तेमाल देखा गया है और रक्षा विशेषज्ञ इसे ड्रोन युद्ध का गेम चेंजर मान रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन ड्रोन्स पर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच या जैमर्स का कोई असर नहीं होता। आमतौर पर हम देखते हैं कि ड्रोन को हवा में उड़ाने के लिए रेडियो संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन की कहानी बिल्कुल अलग है। ये ड्रोन एक बहुत लंबे फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए अपने ऑपरेटर से जुड़ा रहता है। ये केबल कांच की बेहद बारीक नलियों से बनी होती है, जो हमारे सिर के बाल जितनी पतली होती हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल से कई बड़े फायदे मिलते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से डेटा बहुत तेज रफ्तार से और काफी लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही फाइबर के जरिए अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर एक साथ कई सिग्नल भेजे जा सकते हैं, जिससे संचार बहुत ही मजबूत और स्पष्ट होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे अभेद्य क्यों माना जाता है। असल में युद्ध के मैदान में दुश्मन अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे रेडियो सिग्नल्स को जैम कर सकें या उन्हें बीच में ही पकड़ सकें। लेकिन क्योंकि फाइबर ऑप्टिक ड्रोन में कोई रेडियो लिंक होता ही नहीं और सारा डेटा तार के जरिए जाता है, इसलिए इसे न तो जैम किया जा सकता है और न ही इसके सिग्नल को ट्रैक किया जा सकता है। ये ड्रोन चुपचाप और बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होता है। प्रोजेक्ट 17A। हाल ही में इस प्रोजेक्ट के तहत बने 2 बेहद आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोतों INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये जहाज केवल साधारण युद्धपोत नहीं हैं, बल्कि ये मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं, जिसका मतलब है कि ये दुश्मन के राडार की नजरों से बचकर समुद्र में कई तरह के मिशन एक साथ अंजाम दे सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट 17A के इतिहास को समझे तो ये हमारे पुराने शिवालिक क्लास जहाजों का ही एक नया और अधिक उन्नत रूप है। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं और सबसे गर्व की बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत में ही तैयार हो रहे हैं। इनका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक और कोलकाता स्थित GRAC में किया जा रहा है। ये जहाज आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं, जो इन्हें समंदर का एक अजेय योद्धा बनाते हैं।
इन जहाजों की एक और बड़ी तकनीकी खूबी इनका इंजन या प्रोपल्शन सिस्टम है। ये कंबाइंड डीजल और गैस तकनीक पर चलते हैं। इसमें एक डीजल इंजन और एक गैस टरबाइन दोनों का मेल होता है। इसका फायदा यह है कि जब जहाज को सामान्य रफ्तार से चलना होता है तो वो किफायती डीजल इंजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब युद्ध जैसी स्थिति में अचानक बहुत तेज रफ्तार की जरूरत पड़ती है तो वो शक्तिशाली गैस टरबाइन की ताकत का इस्तेमाल करता है। ये तकनीक इन जहाजों को समुद्र में बहुत ही फुर्तीला और तेज बनाती है। नेत्रा MK2। हाल ही में भारत सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के उत्पादन को हरी झंडी दे दी है। ये एक ऐसा आधुनिक सिस्टम है जिसे भारत के आसमान की आंख कहा जा रहा है और ये हमारे देश की हवाई चौकसी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। नेत्रा MKII की सबसे खास बात यह है कि इसे एयरबस A321 विमान पर बनाया जा रहा है। ये विमान पहले के वर्जन यानी नेत्रा MKI के मुकाबले काफी बड़ा है, जिससे ये ज्यादा ईंधन लेकर लंबे समय तक हवा में रहकर निगरानी कर सकता है। अगर इसकी ताकत को समझें तो ये सिर्फ एक साधारण विमान नहीं है, बल्कि ये एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। ये बहुत ही विशाल दूरी से ही दुश्मन के विमानों, मिसाइलों या छोटे ड्रोन्स को पहचान सकता है और उन पर पल पल नजर रख सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 300 डिग्री राडार कवरेज है। इसमें विमान की पीठ पर एक बड़ा राडार लगा है और साथ ही इसके नाक वाले हिस्से में भी एक छोटा राडार लगाया गया है ताकि सामने और चारों ओर का कोई भी हिस्सा नजरों से बच न सके। ये सिस्टम दुश्मन के उन खतरों को भी पकड़ने में सक्षम है जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे हों या जिन्हें जमीन के राडार नहीं देख पाते। नेत्रा MKII का असली काम युद्ध के मैदान में तालमेल बैठाना है। यह हवा में रहकर ही हमारी लड़ाकू विमानों को रास्ता दिखाता है और उन्हें बताता है कि दुश्मन कहां है और कब हमला करना है। 7. ऑल्टरनेटिव एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। हम विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली दुनिया के बारे में बात करेंगे जिसे परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें दो मुख्य प्रक्रियाओं को समझना होगा, परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन और परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। आइए सबसे पहले फिशन को समझते हैं। फिशन तब होता है जब एक छोटा कण, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, एक बड़े परमाणु से टकराता है। इससे वो बड़ा परमाणु उत्तेजित होकर दो छोटे परमाणुओं में टूट जाता है और साथ ही कुछ अतिरिक्त न्यूट्रॉन भी निकलते हैं जो एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकते हैं। इसमें आमतौर पर यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का इस्तेमाल होता है। ये तकनीक काफी पुरानी और परखी हुई है, लेकिन इसमें निकलने वाला कचरा रेडियोधर्मी होता है जो लाखों सालों तक पर्यावरण के लिए खतरनाक रह सकता है। अब बात करते हैं फ्यूजन की, जो फिशन से बिल्कुल उलट है। इसमें दो छोटे परमाणु आपस में बहुत जोर से टकराते हैं और जुड़कर एक भारी परमाणु बना देते हैं, जैसे जब हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं। इसके लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का उपयोग किया जाता है। सबसे कमाल की बात यह है कि फ्यूजन से फिशन के मुकाबले प्रति किलोग्राम ईंधन से 4 गुना ज्यादा ऊर्जा निकल सकती है। लेकिन फ्यूजन को धरती पर करना इतना आसान नहीं है। इसे शुरू करने के लिए टोकामाक नाम की मशीन के अंदर प्लाज्मा को 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। ये प्रक्रिया अभी भी प्रयोग के स्तर पर है। फ्यूजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें फिशन की तरह लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी कचरा पैदा नहीं होता। हैरानी की बात यह है कि फिशन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर नहीं होता, इसके लिए हमें रिएक्टर की जरूरत पड़ती है, जबकि फ्यूजन ब्रह्मांड में हर जगह हो रहा है क्योंकि ये तारों और हमारे सूरज में ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य अब नेट एनर्जी गेन हासिल करना है, जिसका मतलब है कि प्रक्रिया में जितनी बिजली खर्च हो उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा हो। टोकामक रिएक्टर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें सितारों और सूरज की तरह कभी न खत्म होने वाली और साफ सुथरी ऊर्जा मिल जाए तो दुनिया कितनी बदल जाएगी? इसी सपने को सच करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संलयन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका नाम है ITER। हाल ही में इस प्रोजेक्ट ने अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी मैग्नेट सिस्टम को पूरा कर लिया है और आपको जानकर गर्व होगा कि इसे बनाने में भारत ने एक बहुत ही बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। इस प्रोजेक्ट में भारत का योगदान कितना बड़ा है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत ने क्रायोस्टेट नाम का एक विशाल चैम्बर बनाया है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरा का पूरा रिएक्टर समा सकता है। इसके अलावा भारत ने क्रायोलाइंस भी बनाई हैं जो तरल हीलियम को ले जाने का काम करती हैं ताकि वहां लगे शक्तिशाली चुंबकों को ठंडा रखा जा सके। अब सवाल आता है कि आखिर ये ITER है क्या? इसका मुख्य उद्देश्य ये साबित करना है कि परमाणु संलयन के जरिए हम सुरक्षित, प्रचुर और कार्बन मुक्त ऊर्जा बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रांस में स्थित है और भारत की ओर से अहमदाबाद का प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान इसमें मुख्य रूप से शामिल है। इस पूरे प्रयोग के केंद्र में है टोकामक रिएक्टर। इसे परमाणु संलयन की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें गैस को इतना गर्म किया जाता है कि वह प्लाज्मा बन जाती है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। जैसे ठोस, तरल और गैस होते हैं,
इस सुपरहॉट प्लाज्मा को बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों के जरिए एक डोनट के आकार के चैम्बर में कैद करके रखा जाता है ताकि ये रिएक्टर की दीवारों को न छुए। दुनिया भर में ऐसे कई और रिएक्टर भी काम कर रहे हैं, जैसे ब्रिटेन का जेट, चीन का ईस्ट, दक्षिण कोरिया का के-स्टार और जापान यूरोप का साझा प्रोजेक्ट JT60SA। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। हमारे पास अपना खुद का स्वदेशी आदित्य टोकामक है, जिसे भारत ने खुद डिजाइन किया और बनाया है। इसका एक उन्नत वर्जन आदित्य यू भी है। साथ ही हमारे पास SST-1 नाम का एक और आधुनिक रिएक्टर है जो सुपर कंडक्टिंग तकनीक पर काम करता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्या आप जानते हैं कि भारत जल्द ही एक ऐसा जादुई परमाणु रिएक्टर शुरू करने जा रहा है जो जितना ईंधन इस्तेमाल करेगा उससे कहीं ज्यादा ईंधन खुद पैदा करेगा? इसे ही हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला 500 मेगावाट का यह खास रिएक्टर साल 2026 तक शुरू होने के लिए तैयार है। इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड नाम की संस्था बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। इस रिएक्टर में यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड का ईंधन इस्तेमाल होता है। इसे ठंडा रखने के लिए पानी की जगह तरल सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस रिएक्टर का नाम ब्रीडर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके कोर के चारों ओर यूरेनियम 238 की एक परत होती है। जब परमाणु प्रक्रिया शुरू होती है तो ये यूरेनियम 238 बदलकर और ज्यादा प्लूटोनियम ईंधन पैदा करता है। यानी ये रिएक्टर बिजली भी बनाता है और साथ ही साथ भविष्य के लिए नया ईंधन भी पैदा करता है। भारत के लिए ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है? पहली बात तो यह है कि इसे शुरू करते ही भारत रूस के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास व्यावसायिक रूप से चलने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत है। भारत के पास थोरियम का दुनिया में बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन हम इसे सीधे ईंधन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ब्रीडर रिएक्टर के जरिए हम थोरियम को यूरेनियम 233 में बदल पाएंगे, जो हमारे तीसरे और अंतिम चरण के लिए मुख्य ईंधन बनेगा। सुरक्षा के मामले में भी ये बहुत उन्नत है क्योंकि इसमें ऐसे पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं जो किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में बिना किसी मानवीय दखल के रिएक्टर को सुरक्षित तरीके से खुद ब खुद बंद कर सकते हैं। हम भारत के एक बहुत ही दूरदर्शी और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम यानी इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में मौजूद विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल करके देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। आइए इन तीनों चरणों को एक कहानी की तरह समझते हैं। सफर की शुरुआत होती है पहले चरण यानी स्टेज 1 से। इस चरण में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन ईंधन छड़ों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यानी PHWR में डाला जाता है। इस प्रक्रिया से न केवल 10 GWE बिजली पैदा होती है, बल्कि बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें प्लूटोनियम यानी PU और डिप्लीटेड यूरेनियम भी मिलता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण यानी स्टेज 2, जहां खेल थोड़ा और उन्नत हो जाता है। यहाँ PU फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर्स का उपयोग किया जाता है। इसमें पहले चरण से मिले प्लूटोनियम को प्राकृतिक यूरेनियम के साथ मिलाया जाता है। जब हमारे पास प्लूटोनियम का पर्याप्त भंडार हो जाता है तब इसमें थोरियम यानी TH को पेश किया जाता है ताकि उसे U233 में बदला जा सके। ये चरण हमें 300 GWE तक बिजली दे सकता है। अंत में आता है तीसरा और सबसे विशाल चरण यानी स्टेज 3। इस चरण के केंद्र में U233 फ्यूल ब्रीडर्स होते हैं। यहाँ थोरियम और यूरेनियम ईंधन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थोरियम बदलकर U233 बन जाता है, जिससे रिएक्टर को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। ये चक्र खुद को दोहराता रहता है और हमें बहुत बड़ी मात्रा में यानी वेरी लार्ज बिजली प्रदान करता है। ये पूरी प्रक्रिया हमें आने वाली कई सदियों तक स्वच्छ और अटूट बिजली देने की ताकत रखती है। हम भारत की बढ़ती ऊर्जा शक्ति और परमाणु विज्ञान से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। ये प्रोजेक्ट भारत के परमाणु इतिहास में एक बड़ा कदम है क्योंकि यहाँ 700 मेगावाट क्षमता के 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित होंगे। इस विशाल प्रोजेक्ट को अणुशक्ति विद्युत निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि ये भारत की 2 दिग्गज कंपनियों न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक संयुक्त प्रयास है। ये प्रोजेक्ट भारत की फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है। इस पहल का मतलब यह है कि सरकार पूरे देश में एक ही डिजाइन और योजना के साथ 700 मेगावाट के 10 एक जैसे रिएक्टर बना रही है ताकि काम तेजी से और कम लागत में पूरा हो सके। अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, जहां हाल ही में ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन को दोबारा शुरू करने पर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संवर्धन या एनरिचमेंट क्या होता है।
दरअसल प्रकृति में मिलने वाले यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम होती है। संवर्धन वो प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम से यूरेनियम 238 को निकालकर उपयोगी यूरेनियम 235 का अनुपात बढ़ाया जाता है। इसे करने के लिए मुख्य रूप से सेंट्रीफ्यूजम मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत तेजी से घूमती हैं। यूरेनियम कितना संवर्धित है इसी से तय होता है कि उसका इस्तेमाल कहाँ होगा। अगर यूरेनियम 235 की मात्रा 3 से 5% के बीच है तो इसका उपयोग नागरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर ये मात्रा 20% से ऊपर चली जाए तो इसे अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है, जिसमें हथियार बनाने की क्षमता होती है। और अगर ये संवर्धन 90% तक पहुंच जाए तो इसे हथियार ग्रेड माना जाता है, जिसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर की नजरें इस प्रक्रिया की निगरानी पर टिकी रहती हैं। थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। हाल ही में चीन ने एक्थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर के भीतर थोरियम को यूरेनियम ईंधन में बदलने में पहली बार सफलता हासिल की है। यह तकनीक इसलिए खास है क्योंकि वर्तमान में चीन का यह रिएक्टर दुनिया का एकमात्र चालू मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है। अगर हम इस तकनीक को समझें तो ये चौथी पीढ़ी का एक बहुत ही उन्नत परमाणु ऊर्जा सिस्टम है। इसमें सामान्य रिएक्टरों की तरह पानी का नहीं बल्कि बहुत अधिक तापमान वाले पिघले हुए नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जो रिएक्टर को ठंडा रखने का काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बिना पानी के ठंडा हो सकता है, सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर चल सकता है और बहुत अधिक तापमान वाली ऊर्जा पैदा करता है। सुरक्षा के लिहाज से ये रिएक्टर क्रांतिकारी है। इसमें पैसिव सेफ्टी का गुण होता है, यानी अगर रिएक्टर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसमें लगा एक नमक का प्लग अपने आप पिघल जाता है और परमाणु प्रक्रिया रुक जाती है। इसके अलावा थोरियम से बहुत कम मात्रा में परमाणु कचरा पैदा होता है, क्योंकि ये प्लूटोनियम ईंधन के मुकाबले रेडियोधर्मी तत्वों को बहुत कम बनाता है। साथ ही यह ईंधन से कहीं ज्यादा ऊर्जा खींचने में सक्षम है। अब बात करते हैं थोरियम ईंधन की। थोरियम को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पहले इसे रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है। प्रकृति में थोरियम 232 के रूप में मिलने वाला यह तत्व यूरेनियम के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद है। हालांकि इसे जमीन से निकालने का खर्च थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग अभी सीमित है। भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र एक एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर विकसित कर रहा है, जो थोरियम ईंधन चक्र की ताकत दुनिया को दिखाएगा। साथ ही भारत अपना खुद का इंडियन मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर भी तैयार कर रहा है। भारत के लिए थोरियम का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। केरल और ओडिशा के तटों पर मिलने वाली मोनाजाइट्रेट में लगभग 8 से 10% तक थोरियम पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी इसके समृद्ध भंडार मौजूद हैं। लिथियम आयन। एक बहुत ही गर्व की खबर है कि हरियाणा के सोहना में भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये प्लांट भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब सवाल उठता है कि ये लिथियम आयन बैटरी आखिर होती क्या है। ये एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसे बार बार चार्ज किया जा सकता है। इसके काम करने का तरीका बहुत दिलचस्प है। जब ये चार्ज या डिस्चार्ज होती है तो लिथियम आयन एक गैर जलीय इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच घूमते रहते हैं। इन बैटरियों के कई फायदे हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनका ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक होता है, जिसका मतलब है कि ये छोटे से आकार में बहुत सारी बिजली जमा कर सकती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। ये पुरानी लेड एसिड बैटरियों के मुकाबले काफी हल्की होती हैं, क्योंकि इनमें हल्के लिथियम और कार्बन का इस्तेमाल होता है। साथ ही इनका प्रदर्शन बहुत शानदार होता है। ये जल्दी खराब नहीं होती और इनमें मेमोरी इफेक्ट की समस्या भी नहीं होती, यानी बार बार चार्ज करने से इनकी क्षमता पर बुरा असर नहीं पड़ता। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प तकनीक है ब्लैक मास रिकवरी। जब एक लिथियम आयन बैटरी खराब हो जाती है तो उसे बेकार नहीं फेंका जाता। उस पुरानी बैटरी के अंदर एक गहरे रंग का पाउडर जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे ब्लैक मास कहते हैं। ये पाउडर लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे कीमती खनिजों का मिश्रण होता है। भारत ने अब स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है, जिससे इस ब्लैक मास को फिर से रिफाइन करके नई बैटरियां बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कचरे से कंचन बनाने जैसा है। इसके अलावा वैज्ञानिक अब सोडियम आयन बैटरी पर भी काम कर रहे हैं। ये तकनीक लिथियम बैटरी जैसी ही है, बस इसमें लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल होता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक ऐसी सोडियम आयन बैटरी बनाई है जो सिर्फ 6 मिनट में 80% चार्ज हो सकती है। इसका फायदा यह है कि सोडियम हर जगह आसानी से और सस्ता मिल जाता है। हालांकि इसमें लिथियम के मुकाबले ऊर्जा थोड़ी कम जमा होती है, लेकिन सुरक्षा के मामले में ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें आग लगने का खतरा काफी कम होता है। वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी। हाल ही में भारत में एक बड़ा मील का पत्थर तब स्थापित हुआ जब ग्रेटर नोएडा स्थित एनटीपीसी नेत्रा में देश की सबसे बड़ी और पहली मेगावाट स्केल वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया।
ये बैटरी 3 मेगावाट घंटे की क्षमता वाली है, जो हमारे ग्रिड को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब समझते हैं कि ये फ्लो बैटरियां आखिर हैं क्या। आमतौर पर हम अपने फोन में लिथियम आयन बैटरी देखते हैं, जो सॉलिड स्टेट यानी ठोस पदार्थों से बनी होती हैं। लेकिन फ्लो बैटरियां अगली पीढ़ी की तकनीक हैं, जो रेडॉक्स नामक रासायनिक प्रतिक्रिया पर काम करती हैं। इसमें दो अलग अलग तरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो एक झिल्ली यानी पोर्स मेम्ब्रेन के जरिए आयनों का आदान प्रदान करते हैं और बिजली पैदा करते हैं। इन बैटरियों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा जमा कर सकती हैं। आप जितना बड़ा इलेक्ट्रोलाइट का टैंक बनाएंगे, उतनी ही ज्यादा बिजली स्टोर की जा सकेगी। साथ ही बैटरियां गैर ज्वलनशील होती हैं और इनमें प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों का इस्तेमाल नहीं होता। वेनेडियम रेडॉक्स के अलावा इनके अन्य प्रकारों में जिंक, ब्रोमीन और आयरन सॉल्ट जैसे सिस्टम भी शामिल हैं। इसी कड़ी में एक और नाम आता है सॉलिड स्टेट बैटरियां। जैसा कि नाम से पता चलता है, इनमें तरल की जगह ठोस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनमें अलग से सेपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। पारंपरिक बैटरियों के मुकाबले सॉलिड स्टेट बैटरियों के कई बड़े फायदे हैं। सबसे पहले तो ये सुरक्षा के मामले में अव्वल है, क्योंकि इनमें लीकेज या आग लगने का खतरा नहीं होता। दूसरा, ये कम जगह या वजन में भी ज्यादा बिजली स्टोर कर सकती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये आम बैटरियों की तुलना में 4 से 6 गुना ज्यादा तेजी से रिचार्ज हो सकती हैं। 8. मिसलेनियस जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जो आज हमारे फोन से लेकर वैज्ञानिक खोजों तक हर जगह मौजूद है, जिसे जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये उन उपकरणों और तकनीकों का एक समूह है जिसका इस्तेमाल भौगोलिक डेटा को इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और उसे देखने के लिए किया जाता है। आइए इसके मुख्य हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS की। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्थान से जुड़े डेटा को कैप्चर करता है, उसे सुरक्षित रखता है और फिर उसका बारीकी से विश्लेषण करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये भौगोलिक विशेषताओं को मैप करने और उन्हें विजुअलाइज करने यानी तस्वीरों के रूप में देखने में मदद करता है। आज के समय में शहरी योजना, खेती और आपदा प्रबंधन जैसे कामों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS। ये तकनीक सैटेलाइट से मिलने वाले संकेतों का उपयोग करके धरती पर किसी भी चीज की सटीक लोकेशन बताने का काम करती है। ये केवल हमारे रास्तों को खोजने के लिए ही नहीं, बल्कि परिवहन और सैन्य ऑपरेशनों के लिए भी बहुत जरूरी है। अगली तकनीक है रिमोट सेंसिंग यानी RS। इसमें सैटेलाइट्स और हवाई प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके दूर से ही डेटा इकट्ठा किया जाता है। इसकी मदद से हम पर्यावरण में होने वाले बदलावों, जमीन के इस्तेमाल और प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए लिडार इसी तकनीक का एक बेहतरीन नमूना है। अंत में आता है कार्टोग्राफी और स्पेशल एनालिसिस। ये हिस्सा भौगोलिक डेटा को नक्शों के रूप में प्रदर्शित करने का काम करता है। ये सरकारों को सही नीतियां बनाने और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में बहुत मदद करता है। ये पूरी तकनीक मिलकर दुनिया को देखने और समझने का हमारा नजरिया बदल रही है। ऑपरेशन द्रोणागिरी। हम एक बहुत ही खास और नई सरकारी पहल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन द्रोणागिरी। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हरियाणा सरकार ने इसे लागू करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष कमेटियों का गठन किया है, ताकि इस योजना का लाभ जमीन तक पहुंच सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऑपरेशन द्रोणागिरी है क्या? दरअसल ये एक पायलट प्रोजेक्ट यानी एक प्रायोगिक योजना है, जिसे हमारी राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 के तहत शुरू किया गया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का भूस्थानिक नवाचार सेल संभाल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि कैसे भूस्थानिक तकनीक यानी नक्शों और डेटा से जुड़ी आधुनिक तकनीक हमारे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है और व्यापार करने की आसानी को बढ़ावा दे सकती है। इस योजना के पहले चरण में 5 राज्यों को चुना गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। यहाँ खास ध्यान खेती यानी कृषि, लोगों की आजीविका, सामान लाने ले जाने के साधन यानी लॉजिस्टिक्स और परिवहन के साथ साथ शहरों की योजना और बुनियादी ढांचे पर दिया जा रहा है। इसके तहत एक एकीकृत भूस्थानिक डेटा साझाकरण इंटरफेस भी बनाया जा रहा है, ताकि सारा डेटा एक ही जगह आसानी से मिल सके। अगर हम राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 की बात करें तो इसका सपना भारत को इस क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनाना है। इसके लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया है और एक विशेष कमेटी बनाई गई है जो इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए नियम और कार्यक्रम तैयार करती है। इस पूरी मुहिम में भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया मुख्य एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। भारत सरकार इस क्षेत्र में और भी कई बड़े काम कर रही है, जैसे कि नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, जिसका लक्ष्य देश के लिए एक मजबूत तकनीकी बुनियादी ढांचा तैयार करना है। साथ ही एक नेशनल जियोस्पेशियल डेटा रिपोजिटरी भी बनाई गई है, जो एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, जहां सारा डेटा सुरक्षित और सुलभ रहता है। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने CORS नेटवर्क भी लॉन्च किया है, जो सटीक स्थान की जानकारी देने में मदद करता है।
आज के समय में ड्रोन और सैटेलाइट के बढ़ते उपयोग को देखते हुए ये तकनीक भारत के भविष्य के लिए बहुत ही क्रांतिकारी साबित होने वाली है। क्रिटिकल मिनरल्स। हाल ही में क्वाड समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है जिसे क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव कहा गया है। ये खबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे भविष्य की तकनीक और सुरक्षा से जुड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्रिटिकल मिनरल यानी महत्वपूर्ण खनिज आखिर क्या होते हैं। सरल भाषा में कहें तो ये प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व या यौगिक हैं जिनकी मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डिफेंस के रडार और सोलर पैनल जैसी आधुनिक चीजों में होता है। लेकिन इनके साथ एक बड़ी समस्या ये है कि इनकी सप्लाई यानी उपलब्धता बहुत कम है और इनके मिलने का जोखिम बहुत ज्यादा है। हमारे खान मंत्रालय ने ऐसे 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की है। इसमें एंटीमीन, कोबाल्ट, तांबा, लिथियम और टाइटेनियम जैसे कई नाम शामिल हैं जो हमारे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। इन खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया गया है, जो इन खनिजों की खोज और खुदाई को आसान बनाता है। इसके साथ ही नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में फरवरी 2026 के बजट में सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी गलियारे बनाने और इन खनिजों की प्रोसेसिंग पर टैक्स छूट देने का भी ऐलान किया है, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत बहुत सक्रिय है। भारत साल 2023 में अमेरिका के नेतृत्व वाले मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में शामिल हुआ। इसके अलावा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल नाम की एक सरकारी कंपनी बनाई गई है, जिसका काम पूरी दुनिया में जाकर भारत के लिए इन जरूरी खनिजों की खोज करना और उन्हें हासिल करना है। एक और बहुत ही रोमांचक खबर छत्तीसगढ़ से आई है। भारत में पहली बार छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भालुकोना जामनेरी ब्लॉक में निकल, तांबा और प्लैटिनम ग्रुप तत्वों के भंडार की खोज की गई है। निकल का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में होता है। तांबा बिजली के तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी हैज़बकी प्लैटिनम ग्रुप के तत्व गहनों के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी भविष्य की क्लीन एनर्जी तकनीक के लिए बहुत कीमती हैं। ये खनिज सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि हमारी रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए भी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना प्रदूषण मुक्त भारत और मजबूत सुरक्षा का सपना पूरा होना मुश्किल है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हाल ही में ये खबर चर्चा में रही है कि चीन ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। इसे एक तरह का खनिज युद्ध माना जा रहा है, क्योंकि आज की आधुनिक दुनिया इन तत्वों के बिना अधूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं। दरअसल ये आवर्त सारणी में मौजूद 17 विशेष धातुओं का एक समूह है। ये दिखने में चमकदार चांदी जैसे सफेद और नरम भारी धातु होते हैं। इनमें सेरियम, ईट्रियम और यूरोपियम जैसे तत्व शामिल हैं। मजे की बात यह है कि इनका नाम दुर्लभ है, लेकिन ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी एक जगह पर भारी मात्रा में नहीं मिलते, बल्कि मिट्टी में बहुत कम मात्रा में फैले होते हैं। इस कारण इन्हें निकालना और शुद्ध करना बहुत कठिन और खर्चीला काम होता है। इन खनिजों का इस्तेमाल हमारे जीवन के हर हिस्से में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ये टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर में रंग और रोशनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इनका बहुत महत्व है, क्योंकि इनके मिश्र धातुओं को जंग लगने से बचाते हैं और ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ाते हैं। इसके अलावा इनसे बहुत शक्तिशाली रेयर अर्थ मैग्नेट बनाए जाते हैं, जिनमें चुंबकीय शक्ति को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। रक्षा क्षेत्र के रडार और औद्योगिक उत्प्रेरक में भी ये अनिवार्य है। दुनिया भर में चीन का इस क्षेत्र में दबदबा है। वो दुनिया के कुल उत्पादन का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा पैदा करता है और पूरी वैश्विक सप्लाई चेन के 85% से अधिक हिस्से को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि जब चीन इन पर पाबंदी लगाता है तो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ जाती है। भारत ने भी इस खतरे को भांपते हुए फरवरी 2026 के अपने बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि हम अपनी निर्भरता कम कर सकें। अगर भारत की बात करें तो हमारे पास भी इन खनिजों का अच्छा भंडार है। भारत में ये मुख्य रूप से मोनाजाइट रेत में पाए जाते हैं। साल 2023 के खनिज ईयरबुक के अनुसार हमारे तटीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इनके सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। भारत अब कोशिश कर रहा है कि वो केवल कच्चा माल ही न निकाले, बल्कि इन खनिजों को रिफाइन करने और उनसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने की तकनीक में भी आत्मनिर्भर बने। नैनो टेक्नोलॉजी। हम विज्ञान की एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे जीवन को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। इसे नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है।
सरल शब्दों में कहें तो ये नैनो स्केल पर पदार्थों और उपकरणों के साथ काम करने का विज्ञान है, जहां चीजों का आकार आमतौर पर 1 से 100 nm के बीच होता है। जब हम किसी पदार्थ के इतने सूक्ष्म कण बनाते हैं जिन्हें नैनो पार्टिकल कहा जाता है, तो उनके गुण बिल्कुल बदल जाते हैं। नैनोमीटर स्केल पर पदार्थों के ये अनोखे गुण उनके आकार, बनावट और आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अगर हम इनके प्रकारों की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। पहले है प्राकृतिक नैनोमटेरियल, जैसे कि ज्वालामुखी की राख, और दूसरे हैं कृत्रिम नैनोमटेरियल, जिन्हें इंसानों ने लैब में बनाया है, जैसे कि कार्बन नैनोट्यूब। हालांकि ये तकनीक बहुत फायदेमंद है, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती इन नैनोकणों की विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी है, जो इंसानों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। अब आइए देखते हैं कि ये जादुई तकनीक हमारे काम कहां आती है। खेती यानी एग्रीकल्चर में नैनो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो पौधों को 90 से 100% उपयोग दक्षता के साथ पोषक तत्व देते हैं, और नैनो बायोसेंसर मिट्टी की सेहत पर नजर रखते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह तकनीक बेहतर इमेजिंग, स्टीक बीमारियों की पहचान और शरीर के खास हिस्से तक दवा पहुंचाने यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में क्रांति ला रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में नैनो स्ट्रक्चर्ड सोलर सेल्स बनाए जा रहे हैं, जो सस्ते और लगाने में आसान है। पर्यावरण को बचाने के लिए नैनो मटेरियल का उपयोग पानी की सफाई और खारे पानी को पीने लायक बनाने यानी डिसैलिनेशन में किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में क्वांटम डॉट्स की मदद से शानदार डिस्प्ले और लाइटिंग तैयार की जा रही है। यहां तक कि कॉस्मेटिक्स में भी धातु के ऑक्साइड वाले नैनोकणों का इस्तेमाल हो रहा है। नैनोजाइम। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के शोधकर्ताओं ने धातु पर आधारित एक कृत्रिम नैनोजाइम विकसित किया है, जिसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहा जाता है। इस नैनोजाइम का मुख्य काम शरीर में होने वाले असामान्य रक्त के थक्कों यानी एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग को रोकना है। इसे समझने के लिए हमें रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को जानना होगा। सामान्य परिस्थितियों में जब हमारे शरीर में किसी रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल को चोट लगती है, तो वहां प्लेटलेट्स सक्रिय होकर थक्का बनाते हैं ताकि खून बहना रुक जाए। ये एक सामान्य रक्षा प्रणाली है, लेकिन पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म जैसी स्थितियों में ये प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा सक्रिय यानी ओवरएक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा और खतरनाक थक्के जमने लगते हैं, जिसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। अगर ये थक्का फेफड़ों तक पहुंच जाए तो ये इंसान की जान भी ले सकता है। अब बात करते हैं कि नैनोजाइम क्या होते हैं। ये ऐसे नैनो पदार्थ हैं जिनमें प्राकृतिक एंजाइमों की तरह काम करने के जन्मजात गुण होते हैं। इन्हें लैब में इंसानों द्वारा तैयार किया जाता है। प्राकृतिक एंजाइमों के मुकाबले इन नैनोजाइम के कई बेहतरीन फायदे हैं। इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी यानी प्रतिक्रिया करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इनकी लागत बहुत कम होती है और ये बहुत ज्यादा स्थिर या स्टेबल होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें बड़े पैमाने पर यानी मास प्रोडक्शन के जरिए आसानी से बनाया जा सकता है। IISc के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नैनोजाइम खून में मौजूद हानिकारक तत्वों को खत्म करके प्लेटलेट्स को शांत रखता है, जिससे नसों के अंदर खतरनाक थक्के नहीं जम पाते। ये खोज आने वाले समय में दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के इलाज में एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। नैनो फर्टिलाइजर्स। आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को अब ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने जा रहा है। भारत की ये स्वदेशी तकनीक अब 7 समंदर पार जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा रही है। भारत ने इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व किया है। इफ्को ने साल 2021 में दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया खाद लॉन्च किया था और इसके ठीक 2 साल बाद 2023 में नैनो DAP भी पेश कर दिया। यह कदम रसायनों पर हमारी निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नैनो फर्टिलाइजर होते क्या हैं? सरल भाषा में कहें तो इनमें पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों को बहुत ही सूक्ष्म नैनो पदार्थों के अंदर बंद यानी एनकैप्सुलेट किया जाता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें 100 नैनोमीटर या उससे भी कम में मापा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पोषक तत्वों को एकदम से मिट्टी में नहीं छोड़ते, बल्कि एक नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे यानी कंट्रोल्ड रिलीज के साथ बाहर निकालते हैं। इससे खाद धीरे धीरे मिट्टी में फैलती है, जिसे स्लो डिफ्यूजन कहा जाता है। इसका सीधा फायदा यह है कि खाद की बर्बादी नहीं होती, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और पौधों को उनकी जरूरत के हिसाब से लंबे समय तक खुराक मिलती रहती है। नैनो सल्फर। हाल ही में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी के वैज्ञानिकों ने एक खास किस्म का नैनो सल्फर विकसित किया है। खबर है कि इसके इस्तेमाल से सरसों की पैदावार में 30 से 40% तक की शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टेरी का ये नैनो सल्फर अन्य खादों से अलग कैसे है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पूरी तरह से ए ग्रीन प्रोडक्ट यानी पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है। इसे बनाने के लिए किसी हानिकारक रसायन का नहीं बल्कि जैविक एजेंटों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पौधों को बढ़ावा देने वाले खास बैक्टीरिया का उपयोग होता है, जो प्राकृतिक रूप से एंजाइम और मेटाबोलाइट्स छोड़ते हैं।
यही खूबी इसे नैनो यूरिया जैसे अन्य नैनो फर्टिलाइजर से बिल्कुल अलग और सुरक्षित बनाती है। नैनो सल्फर न केवल पौधों को पोषण देता है बल्कि ये एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और कीटनाशक गुण भी पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये फसल को बीमारियों और कीड़ों से बचाने में भी मदद करता है, जिससे किसानों को अलग से महंगे और जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। सरसों जैसी फसलों के लिए जहां तेल की मात्रा सल्फर पर निर्भर करती है, ये तकनीक किसानों की आय बढ़ाने में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। हाल ही में साल 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमार एम यागी को दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOF को विकसित करने में अद्भुत काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये MOF आखिर है क्या? इसे समझने के लिए आप एक निर्माण सेट की कल्पना करें। ये एक विशेष पदार्थ है जो दो मुख्य हिस्सों से बना होता है। पहला हिस्सा है धातु आयन जैसे कि तांबाजो जोड़ों या जुड़ने वाले बिंदुओं की तरह काम करते हैं। दूसरा हिस्सा है कार्बनिक अणु जैसे कि कोयले से बने अणु जो पुल की तरह काम करते हैं और इन धातु के हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। जब ये दोनों हिस्से रासायनिक बंधों के जरिए आपस में जुड़ते हैं तो एक जाल जैसी संरचना बन जाती है। ये संरचना 1, 2 या 3 आयामों में हो सकती है। इस जाल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके बीच में बहुत सारी खाली जगह या गुहाएं होती हैं। इन खाली जगहों की वजह से ये पदार्थ बहुत ही छिद्रपूर्ण हो जाता है, यानी इसमें अनगिनत छोटे छोटे छेद होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि MOF बनाने का ये अनोखा विचार असल में हीरे की संरचना का अध्ययन करने से आया था। MOF की कुछ विशेषताएं इसे बहुत खास बनाती हैं। इन्हें इस तरह से तैयार किया जा सकता है कि ये अपनी जरूरत के हिसाब से खास तरह की गैसों, पानी या रसायनों को सोख सके या अपने अंदर कैद कर सके। ये अन्य छिद्रपूर्ण पदार्थों जैसे कि जियोलाइट्स की तुलना में कहीं अधिक सोखने की क्षमता रखते हैं। आप इन्हें एक आणविक भंडार गृह की तरह समझ सकते हैं जो गैसों या तरल पदार्थों को अपने भीतर जमा करके रख सकते हैं। इसके उपयोग इतने क्रांतिकारी हैं कि ये हमारी दुनिया बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए MOF का उपयोग रेगिस्तान जैसी सूखी हवा से पानी इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। एक ही हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है, जिससे सूखे इलाकों में पानी की समस्या हल हो सकती है। खाद्य प्रसंस्करण में भी इसका बड़ा रोल है। इसके इस्तेमाल से बनी पैकेजिंग एथिलीन गैस को सोख लेती है, जिससे फल और सब्जियां लंबे समय तक ताजी रहती हैं। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण में भी ये बहुत काम आता है। ये प्रदूषित पानी से हानिकारक रसायनों और एंटीबायोटिक दवाओं को अलग कर सकता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक अब गंदे पानी से कीमती दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निकालने के लिए भी इस पर प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही ये हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाल ही में नीति आयोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है और भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा पैमाना है जिससे हम जान पाएंगे कि कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये इंडेक्स नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें राज्यों को 16 अलग अलग पैमानों पर परखा जाता है, जिन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है कि उस राज्य में परिवहन का विद्युतीकरण कितना हुआ है, दूसरी है वहां चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा कितना तैयार है, और तीसरी है कि वहां EV क्षेत्र में शोध और नवाचार को कितना बढ़ावा मिल रहा है। राज्यों को उनकी प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में रखा गया है: अचीवर्स, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स और एस्पिरेंट्स। साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली 77 के स्कोर के साथ सबसे आगे रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रकार को समझे तो ये मुख्य रूप से 4 तरह की होती हैं। पहली है बैटरी EV जो पूरी तरह से बैटरी पर चलती है। दूसरी है हाइब्रिड EV जिसमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। तीसरी है प्लग इन हाइब्रिड जिसे आप बाहर से प्लग लगाकर चार्ज भी कर सकते हैं और इंजन से भी चला सकते हैं। और चौथी है फ्यूल सेल EV जो बिजली बनाने के लिए हाइड्रोजन तकनीक का इस्तेमाल करती है। बैटरी वाली गाड़ियों के मुख्य हिस्सों की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर, इन्वर्टर बैटरी और कंट्रोल मॉड्यूल जैसे उपकरण होते हैं। इसका काम करने का तरीका बहुत ही सरल है। बैटरी से मिलने वाली DC बिजली को इन्वर्टर के जरिए AC बिजली में बदला जाता है, जो मोटर को चलाती है और गाड़ी आगे बढ़ती है। भारत सरकार EV को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे कि PME ड्राइव योजना जो इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और बसों को सहायता देती है। इसके अलावा PME बस सेवा के तहत 38,000 से ज्यादा बसें चलाने का लक्ष्य है। साथ ही बैटरी बनाने में आत्मनिर्भर होने के लिए PLI स्कीम भी शुरू की गई है। एक और बहुत ही दिलचस्प तकनीक चर्चा में है जिसे व्हीकल टू ग्रिड या V2G कहा जाता है। केरल और IIT बॉम्बे ने इस पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस तकनीक में आपकी गाड़ी की बैटरी सिर्फ बिजली लेती ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्रिड को बिजली वापस भी दे सकती है।
यानी जब आपकी गाड़ी खड़ी हो तो वो एक चलते फिरते पावर बैंक की तरह काम करेगी, जिससे बिजली ग्रिड को स्थिरता मिलेगी। हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम। हाल ही में महाराष्ट्र ने IIT मद्रास के एक स्टार्टअप टर हाइपरलूप के साथ एक समझौता किया है। इसका मकसद भारत में अपना खुद का हाइपरलूप सिस्टम तैयार करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पालघर में बनने वाले नए वधावन पोर्ट से जोड़ा जाएगा। ये भारत की उन शुरुआती पहलों में से एक है जहां सरकार खुद आगे बढ़कर इस तकनीक को बढ़ावा दे रही है। अब समझते हैं कि ये हाइपरलूप क्या भला है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी परिवहन प्रणाली है जिसमें कैप्सूल जैसे दिखने वाले पॉइंट्स एक बंद पाइप या ट्यूब के अंदर बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं। ये मैग्नेटिक लेविटेशन यानी चुंबकीय उत्तोलन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें ट्रेन पटरी से थोड़ा ऊपर तैरती है। इसकी कार्य प्रणाली बहुत ही अनोखी है। एक स्टील की ट्यूब के अंदर से लगभग सारी हवा निकाल दी जाती है ताकि हवा का दबाव और रुकावट न्यूनतम हो जाए। इसके बाद लीनियर इंडक्शन मोटर्स का उपयोग किया जाता है जो इन पॉड्स को बिना किसी शोर के आगे धकेलते हैं। इसकी सैद्धांतिक गति 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जो किसी भी कमर्शियल हवाई जहाज से ज्यादा है। हाइपरलूप के मुख्य हिस्सों में मजबूत स्टील ट्यूब, यात्रियों या सामान के लिए प्रेशराइज्ड कैप्सूल और हवा के बहाव के लिए कंप्रेसर शामिल होते हैं। इस तकनीक के फायदे वाकई हैरान करने वाले हैं। सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार है। उदाहरण के लिए मुंबई से पुणे का सफर जो अभी घंटों में पूरा होता है वह मात्र 25 मिनट में तय किया जा सकेगा। ये पूरी तरह से बिजली पर चलता है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और इसमें शोर भी बहुत कम होता है। एक साथ ही यह हमारे लॉजिस्टिक्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा, जिससे बंदरगाहों से सामान को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। डीप ओशन मिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के अनुसार भारत का महत्वाकांक्षी समुद्रयान मिशन साल 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। ये खबर पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम पाताल की गहराइयों को नापने के बेहद करीब हैं। हाल ही में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के 2 वैज्ञानिकों यानी एक्वानट्स ने अटलांटिक महासागर में 4025 मीटर और 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो गहरे समुद्र में इतनी गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं। ये अभियान फ्रांस के समुद्री अनुसंधान संस्थान के सहयोग से उन कैनोटिल नामक सबमर्सिबल के जरिए किया गया, जिसका नेतृत्व चेन्नई के NIOT की टीम ने किया। ये डाइव असल में हमारे समुद्रयान मिशन की एक शानदार पूर्व तैयारी है। अब तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान ही ऐसे देश हैं जिन्होंने गहरे समुद्र में मानव युक्त मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अब भारत इस एलीट क्लब का हिस्सा बनने जा रहा है। समुद्रयान मिशन असल में भारत के डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य एक विशेष वाहन के जरिए समुद्र की 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक जाकर वहां खोजबीन करना है। इस खास मानवयुक्त वाहन का नाम रखा गया है मत्स्य 1000। मत्स्य 6000 चौथी पीढ़ी का खुद से चलने वाला एक वैज्ञानिक पनडुब्बी वाहन है जिसे NIOT खुद भारत में विकसित कर रहा है। इसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सामान्य स्थिति में 12 घंटे तक और किसी आपात स्थिति में लगातार 96 घंटों तक समुद्र की गहराई में रह सकता है। अब बात करते हैं डीप ओशन मिशन की। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मकसद गहरे समुद्र में छिपे संसाधनों की खोज करना और ऐसी तकनीकें बनाना है जिससे हम समुद्री संसाधनों का टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ये मिशन भारत की ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। समुद्र की गहराई में ऐसे कई कीमती खनिज और राज दबे हैं जो भारत के भविष्य की ऊर्जा और तकनीक की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस मिशन के मुख्य स्तंभों यानी कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। इस मिशन का सबसे पहला और रोमांचक हिस्सा है समुद्र की गहराइयों में खनन यानी डीप सी माइनिंग के लिए जरूरी तकनीकों का विकास करना। इसमें मानव युक्त पनडुब्बियों यानी मैन्ड सबमर्सिबल का निर्माण शामिल है जो इंसानों को सुरक्षित रूप से समुद्र के तल तक ले जा सकेंगी। अगला महत्वपूर्ण कदम है महासागर के जलवायु परिवर्तन के लिए सलाहकार सेवाएं विकसित करना। ये तकनीक हमें ये समझने में मदद करेगी कि बदलता मौसम हमारे समुद्रों को कैसे प्रभावित कर रहा है और हम भविष्य के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मिशन गहरे समुद्र की जैव विविधता यानी डीप सी बायोडायवर्सिटी की खोज और उसके संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचारों पर भी जोर देता है। इसके साथ ही समुद्र के विशाल और अनछुए हिस्सों का सर्वेक्षण और अन्वेषण यानी डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन किया जाएगा ताकि हम वहां मौजूद संसाधनों का पता लगा सकें। इस मिशन का एक और बहुत ही व्यावहारिक फायदा ये है कि ये महासागर से ऊर्जा और ताज़ा पानी प्राप्त करने के तरीके खोजेगा जो हमारी भविष्य की जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है। अंत में समुद्री जीवन को करीब से समझने के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन यानी एडवांस्ड मरीन स्टेशन स्थापित किया जाएगा जो खास तौर पर ओशन बायोलॉजी के अध्ययन के लिए समर्पित होगा। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम।
हाल ही में भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है ताकि हमारे देश के निजी क्षेत्र को रिसर्च और नई खोजों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना का मुख्य लक्ष्य निजी कंपनियों को बहुत लंबे समय के लिए और बेहद कम या बिना किसी ब्याज यानी लो या निल इंटरेस्ट रेट पर कर्ज या रिफाइनेंस की सुविधा देना है। सरकार ने इसके लिए कुल 1 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल फंड आवंटित किया है। इस पूरे कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देखरेख में चलाया जा रहा है। इस स्कीम के कुछ खास उद्देश्य हैं जो हमारे देश की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद है निजी क्षेत्र को उन उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रेरित करना जिन्हें सनराइज डोमेन कहा जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही यह योजना उन प्रोजेक्ट्स को पैसा देगी जो तकनीक के विकास के ऊंचे स्तर यानी हायर टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स पर हैं, यानी जो विचार अब हकीकत में बदलने और बाजार में आने के करीब हैं। इस पैसे को सही तरीके से बांटने के लिए सरकार ने 2 स्तरों वाली एक प्रणाली बनाई है। पहले स्तर पर एक स्पेशल पर्पस फंड यानी SPF बनाया गया है। ये फंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर रखा गया है जो इस पूरे पैसे का रखवाला या कस्टोडियन होगा। आपको बता दें कि ANRF को 2023 के एक विशेष कानून के तहत स्थापित किया गया था। दूसरे स्तर पर आते हैं फंड मैनेजर्स। SPF से पैसा इन मैनेजर्स को दिया जाएगा जो आगे चलकर निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को आसान लोन या शेयर निवेश यानी इक्विटी फंडिंग के रूप में पैसा देंगे। ये पूरी व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि भारत के वैज्ञानिक और उद्यमी पैसों की कमी की चिंता किए बिना दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीकें भारत में ही तैयार कर सकें। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। सोडार सिस्टम। हाल ही में दिल्ली में भारत मौसम विज्ञान विभाग में एक नई मशीन लगाई गई है जिसे सोडार सिस्टम कहा जाता है। इस बेहतरीन सिस्टम को भोपाल के CSIR एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने खुद भारत में ही तैयार और विकसित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सोडार असल में है क्या और ये काम कैसे करता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए आप साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग शब्द पर ध्यान दें। ये सिस्टम हवा में आवाज की लहरें यानी साउंड पल्स भेजता है और फिर उन लहरों के वापस लौटने का इंतजार करता है। जब ये लहरें टकराकर वापस आती हैं तो ये मशीन उनकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी की बारीकी से जांच करती है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे वायुमंडल की निचली परत जिसे लोअर एटमॉस्फेयर कहते हैं वहां की हवाओं की चाल और तापमान के ढांचे को बहुत सटीक तरीके से मापती है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे हम अंधेरे में टॉर्च जलाकर रास्ता देखते हैं वैसे ही ये मशीन आवाज की मदद से आसमान की परतों का एक नक्शा तैयार कर लेती है जिसे विंड प्रोफाइल कहा जाता है। इतना ही नहीं, यह सिस्टम हमें कुछ बहुत ही जरूरी जानकारियां भी देता है जो आम तौर पर पता लगाना मुश्किल होता है, जैसे कि इन्वर्जन की ऊंचाई कितनी है यानी वो ऊंचाई जहां तापमान बढ़ने लगता है। साथ ही ये कोहरे की परत की मोटाई और हवा में होने वाली उथल पुथल यानी टर्बुलेंस की ताकत के बारे में भी सटीक डेटा देता है। दिल्ली जैसे शहर में जहां सर्दियों में कोहरा और प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन जाते हैं, वहां इस तरह की स्वदेशी तकनीक मौसम के पूर्वानुमान को और भी बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। हसा 3। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है कि हमारी सरकारी संस्था CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने एक निजी कंपनी के साथ तकनीक साझा करने का समझौता यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील की है। इसका मतलब ये है कि अब ये निजी कंपनी सरकारी वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई तकनीक का इस्तेमाल करके इन खास हसा ट्रेनर विमानों को बड़े स्तर पर बनाएगी। अगर हम इस विमान की खासियत की बात करें तो हसा 3NG के अंदर एक बहुत ही आधुनिक और ईंधन की बचत करने वाला इंजन लगा है जिसे रोटैक्स 912 ISC-3 स्पोर्ट्स इंजन कहा जाता है। ये इंजन न केवल शक्तिशाली है बल्कि पर्यावरण और जेब दोनों के लिए किफायती है क्योंकि ये बहुत कम तेल की खपत करता है। इस विमान का महत्व हमारे देश के लिए बहुत गहरा है। ये भारत में पायलट बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक विशाल और विश्व स्तरीय उड़ान प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने में मदद करेगा। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि ये भारत के नागरिक उड्डयन उद्योग यानी एविएशन इंडस्ट्री को और भी ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगा। अब हमारे पायलटों को ट्रेनिंग के लिए केवल विदेशी जहाजों पर निर्भर नहीं रहना होगा बल्कि वे स्वदेशी तकनीक पर हाथ आजमा सकेंगे। कवच। हाल ही में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री ने ये घोषणा की है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों यानी सबअर्बन ट्रेन यात्रा को और भी बेहतर बनाने के लिए वहां कवच 5.0 को लागू किया जाएगा। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है क्योंकि कवच पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया गया एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे ट्रेनों की सुरक्षा और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। अब समझते हैं कि ये कवच आखिर काम कैसे करता है। ये सिस्टम ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट की मदद एक सहायक की तरह करता है। ये ट्रेन के अंदर ही सिग्नल दिखा देता है ताकि ड्राइवर को बाहर देखने की जरूरत ना पड़े।
सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर किसी वजह से पायलट ब्रेक लगाना भूल जाता है या चूक जाता है तो ये सिस्टम अपने आप ही ब्रेक लगा देता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। ये तकनीक इतनी भरोसेमंद है कि ये घने कोहरे जैसे बेहद खराब मौसम में भी ट्रेन को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। इस पूरे सिस्टम को काम पर लगाए रखने के लिए रेल की पूरी पटरियों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग लगाए जाते हैं। ये टैग पूरी ट्रैक की लंबाई में जगह जगह मौजूद होते हैं जो कवच को हर पल ये बताते रहते हैं कि ट्रेन इस वक्त पटरी पर कहाँ मौजूद है। इसकी मदद से ये सिस्टम पूरे रास्ते में आने वाली किसी भी संभावित सुरक्षा समस्या या खतरे को पहले ही भांप लेता है और उसे समय रहते दूर कर देता है। शिंकानसेन टेक्नोलॉजी। शिनकानसेन तकनीक जापान की मशहूर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है और एक बहुत ही रोमांचक खबर यह है कि अगली पीढ़ी की E10 शिनकानसेन ट्रेनें एक साथ भारत और जापान दोनों देशों में शुरू की जाएंगी। भारत में ये तकनीक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगी जो हमारे सफर करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। शिनकानसेन को दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये न केवल बहुत तेज चलती है बल्कि इसमें एक साथ बहुत बड़ी संख्या में यात्री सफर कर सकते हैं और ये ट्रेनें बहुत ही कम समय के अंतराल पर यानी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ चलती हैं। अगर हम इसकी खूबियों पर गौर करें तो इन ट्रेनों के लिए एक पूरी तरह से अलग और समर्पित ट्रैक होता है। इस ट्रैक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी सड़क पार करने वाले क्रॉसिंग या फाटक यानी लेवल क्रॉसिंग नहीं होते जिससे दुर्घटना का खतरा खत्म हो जाता है। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जो ट्रेन की रफ्तार को खुद ही नियंत्रित करता है। इस ट्रेन का डिजाइन भी बहुत ही अनोखा और वैज्ञानिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि बुलेट ट्रेन का अगला हिस्सा काफी लंबा और नुकीला होता है। इसे एरोडायनामिक ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं जो हवा के दबाव को कम करता है ताकि ट्रेन बिजली जैसी रफ्तार पकड़ सके। इसके अलावा इस तकनीक में शोर को कम करने यानी व्हीकल नॉइज रिडक्शन पर भी बहुत काम किया गया है ताकि तेज रफ्तार के बावजूद ट्रेन के अंदर और बाहर शांति बनी रहे। ये तकनीक भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाली है। ब्लैक बॉक्स। हाल ही में एक खबर आई है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एयर इंडिया के बोइंग 787 के मलबे से ब्लैक बॉक्स को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। अगर हम ब्लैक बॉक्स के मकसद की बात करें तो इसका मुख्य काम पूरी उड़ान के दौरान विमान का सारा डेटा रिकॉर्ड करना होता है। ये मशीन किसी भी विमान दुर्घटना के समय की सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी अपने अंदर समेटे रखती है जिससे बाद में ये पता लगाया जा सके कि आखिर हादसा हुआ कैसे। असल में इस एक डिब्बे के अंदर दो बहुत ही जरूरी रिकॉर्डिंग डिवाइस होते हैं। पहला है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो विमान की रफ्तार, ऊंचाई और तकनीकी स्थिति को दर्ज करता है, और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो पायलटों के बीच हुई बातचीत और कॉकपिट की आवाजों को रिकॉर्ड करता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो आपको हैरान कर सकती है वो ये है कि इसका नाम तो ब्लैक बॉक्स है लेकिन इसका असली रंग गहरा नारंगी यानी ब्राइट ऑरेंज होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी हादसे के बाद चाहे वो घने जंगलों में हो या गहरे समंदर में या दूर से ही चमकता हुआ दिखाई दे और इसे आसानी से खोजा जा सके। चूंकि इसे भयानक से भयानक हादसों को झेलना होता है इसलिए इसे दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थों जैसे स्टील या टाइटेनियम से बनाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक खास तरह की कोटिंग की जाती है जो इसे अत्यधिक गर्मी या जमा देने वाली ठंड से बचाकर रखती है। यही वजह है कि भीषण आग या धमाके के बाद भी इसके अंदर का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ऑल्टर मैग्नेट्स। हाल ही में एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने क्रोमियम एंटीमोनाइड नाम के एक पदार्थ का इस्तेमाल करके ऑल्टर मैग्नेट के अंदर एक बहुत ही खास दोहरा गुण या द्वैतता खोजी है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले चुंबक के दो पुराने प्रकारों को जानना होगा। एक होता है फेरोमैग्नेट जिसमें परमाणु के घूमने की दिशा यानी स्पिन एक ही दिशा में सजे होते हैं जिससे इसमें बहुत मजबूत चुंबकत्व पैदा होता है। दूसरा होता है एंटी फेरोमैग्नेट जिसमें स्पिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं जिससे बाहर से कोई चुंबकत्व महसूस नहीं होता। अब बात करते हैं इस नई खोज यानी ऑल्टर मैग्नेट की। यह एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है जो इन दोनों के सबसे अच्छे गुणों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसकी खासियत यह है कि एंटीफेरोमैग्नेट की तरह इसके स्पिन भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं जिसके कारण इसमें बाहर की तरफ कोई कुल चुंबकत्व यानी नेट मैग्नेटिज्म नहीं होता, लेकिन अपनी एक खास क्रिस्टल बनावट या सिमेट्री की वजह से इसके अंदरूनी हिस्से में बहुत जबरदस्त स्पिन पोलराइजेशन पाया जाता है जो बिल्कुल फेरोमैग्नेट की तरह शक्तिशाली होता है। इस खोज में वैज्ञानिकों ने पाया है कि क्रोमियम एंटीमोनाइड यानी CRSB अब तक ज्ञात सभी ऑल्टर मैग्नेट के मुकाबले सबसे मजबूत स्पिन स्प्लिटिंग दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये पदार्थ बिजली की बहुत कम खपत में डेटा को प्रोसेस और स्टोर करने वाले नए जमाने के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक क्रांतिकारी खोज साबित हो सकता है। एक्सेलेरोमीटर।
हम आपके स्मार्टफोन में छिपे एक बहुत ही छोटे लेकिन जादुई पुर्जे के बारे में बात करेंगे, जिसे एक्सेलेरोमीटर कहा जाता है। ये तकनीक कितनी ताकतवर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल के एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम ने सिर्फ मोबाइल फोन के एक्सेलेरोमीटर सिग्नल का इस्तेमाल करके अब तक 18,000 से भी ज्यादा भूकंपों का पता लगाया है। सरल शब्दों में कहें तो एक्सेलेरोमीटर एक ऐसा सेंसिंग डिवाइस है जो किसी भी वस्तु के त्वरण यानी एक्सेलरेशन को मापता है। ये इंसानी गतिविधियों की फ्रीक्वेंसी और उनकी तीव्रता को बहुत बारीकी से पकड़ लेता है। ये मशीन पूरी तरह से न्यूटन के गति के नियम पर काम करती है, जो कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस सेंसर की एक बड़ी खूबी यह है कि ये दो तरह के खिंचाव या त्वरण को माप सकता है। पहला है स्टैटिक एक्सेलरेशन, जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण होता है, और दूसरा है डायनामिक एक्सेलरेशन, जो अचानक होने वाली हलचल जैसे कि कार दुर्घटना के समय महसूस होता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसके कई बेहतरीन इस्तेमाल हैं। आपके डिजिटल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरा में जब आप स्क्रीन को घुमाते हैं तो वो इसी सेंसर की वजह से मुड़ती है। इसके अलावा गाड़ियों में ये एक जीवन रक्षक की तरह काम करता है, क्योंकि टक्कर होते ही ये एयरबैग्स को खोलने का आदेश देता है। यहां तक कि हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी दिशा और संतुलन बनाए रखते हैं। डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज। हाल ही में IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अनोखा आविष्कार किया है। उन्होंने ग्राफीन की मदद से कमल के पत्ते जैसी बनावट वाला एक सोलर इवेपोरेटर बनाया है। ये हाइड्रोफोबिक है, यानी ये पानी को सोखता नहीं बल्कि उसे ऊपर ही रखता है, जिससे सूरज की गर्मी से खारे पानी को भाप बनाकर शुद्ध करने में बहुत आसानी होती है। दुनिया भर में डिसैलिनेशन के लिए मुख्य रूप से दो तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली है थर्मल टेक्नोलॉजी। इसमें खारे पानी को गर्म किया जाता है और फिर उससे जो भाप निकलती है उसे इकट्ठा करके ठंडा कर लिया जाता है। यह ठंडा होकर जो पानी बनता है वह पूरी तरह शुद्ध होता है, जिसे डिस्टिलेट कहते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर समुद्र के पानी को मीठा बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण लक्षद्वीप के लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट है। दूसरी मुख्य तकनीक है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। इसमें खारे पानी को बहुत ही बारीक छेद वाली झिल्ली या मेम्ब्रेन के जरिए प्रेशर से गुजारा जाता है। ये झिल्ली पानी में घुले हुए नमक और कचरे को रोक लेती है और दूसरी तरफ से साफ पानी बाहर आ जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर खारे या कड़वे पानी यानी ब्रैकिश वाटर को साफ करने के लिए किया जाता है। तमिलनाडु में स्थित नैमली सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इसी तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO पर आधारित है और आपको ये जानकर गर्व होगा कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। ये तकनीक आने वाले समय में पानी की कमी की समस्या को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। हाल ही में केंद्र सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत स्कूल बसों सहित सभी नए मॉडल की ट्रकों और बसों में ADAS सिस्टम को अनिवार्य यानी मैंडेटरी किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ADAS एक ऐसी तकनीक का समूह है जो गाड़ी के अंदर ही फिट होता है और ड्राइवर को सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाने में मदद करता है। इसका सबसे बड़ा मकसद इंसान से होने वाली छोटी छोटी गलतियों या मानवीय भूलों को रोकना है, जो अक्सर बड़े हादसों की वजह बनती हैं। ये सिस्टम किसी जादुई सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिसमें लिडार और कई हाईटेक कैमरे एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये सेंसर गाड़ी के चारों तरफ नजर रखते हैं और ड्राइवर को पैदल चलने वालों की मौजूदगी यानी पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन के बारे में सचेत करते हैं। अगर गाड़ी गलती से अपनी लेन से भटकने लगती है तो ये सिस्टम तुरंत लेन डिपार्चर वार्निंग देकर ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। इसमें और भी कई बेहतरीन फीचर्स शामिल हैं जो गाड़ी चलाने के अनुभव को बहुत आसान बना देते हैं, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो आगे वाली गाड़ी की रफ्तार के हिसाब से आपकी गाड़ी की स्पीड को अपने आप कम या ज्यादा कर देता है। वहीं ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग तब काम आती है जब सामने अचानक कोई बाधा आ जाए और ड्राइवर ब्रेक न लगा पाए। ऐसे में ये सिस्टम खुद ही ब्रेक लगा देता है। इसके अलावा यह ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के जरिए उन जगहों पर भी नजर रखता है जो ड्राइवर को शीशे में नहीं दिखती और पार्किंग असिस्टेंस जैसी खूबियों से भारी भरकम ट्रकों और बसों को मोड़ना और पार्क करना भी बच्चों का खेल बन जाता है। बायोस्टिम्युलेंट। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने पशु स्रोतों जैसे कि मुर्गी के पंख और सूअर के टिश्यू आदि से बनाए गए 11 बायोस्टिम्युलेंट्स की बिक्री की मंजूरी वापस ले ली है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये बायोस्टिम्युलेंट होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें जब पौधों या उनकी जड़ों के आसपास यानी राइजोस्फीयर में डाला जाता है तो ये पौधों के अंदर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तेज कर देते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बायोस्टिम्युलेंट न तो खाद यानी फर्टिलाइजर है और न ही कीटनाशक है। खाद का काम सीधे पोषक तत्व देना होता है और कीटनाशक कीड़ों को मारते हैं, लेकिन बायोस्टिम्युलेंट इनमें से कुछ भी नहीं करते।
इनका काम तो बस पौधों की अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाना है। अगर हम कुछ लोकप्रिय बायोस्टिमुलेंट्स के नाम देखें तो इनमें ह्यूमिक एसिड, समुद्री शैवाल का अर्कतरल खाद, कंपोस्टिंग और लाभदायक बैक्टीरिया और फफूंद शामिल हैं। भारत में इन बायोस्टिमुलेंट्स को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इनके इस्तेमाल से फसलों को कई बड़े फायदे होते हैं। ये न केवल मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, बल्कि पौधों की पोषक तत्वों का इस्तेमाल करने की क्षमता यानी यूज एफिशिएंसी में भी सुधार करते हैं। इसके अलावा ये पौधों को सूखे या ज्यादा गर्मी जैसे तनाव को झेलने की ताकत यानी टॉलरेंस टू स्ट्रेस भी प्रदान करते हैं। एग्रिएनिक्स प्रोग्राम। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने एक बड़ी घोषणा की है कि इस प्रोग्राम के तहत विकसित की गई तकनीकों को अब निजी कंपनियों के साथ साझा किया जा रहा है, जिसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा जाता है, ताकि ये तकनीकें जल्द से जल्द हमारे किसानों तक पहुंच सकें। अब जानते हैं कि आखिर ये एग्रिएनिक्स प्रोग्राम है क्या। ये मेटी द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य खेती और पर्यावरण के क्षेत्र में नई नई तकनीकों पर रिसर्च करना, उन्हें विकसित करना और फिर उन्हें असल दुनिया में तैनात करके दिखाना है। इतना ही नहीं, यह प्रोग्राम इन तकनीकों के व्यवसायीकरण यानी कमर्शलाइजेशन पर भी जोर देता है, ताकि इन्हें बाजार में आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। इस पूरे महत्वपूर्ण मिशन को चलाने की जिम्मेदारी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडैक कोलकाता को सौंपी गई है, जो इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। सीडैक वही संस्था है जो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए जानी जाती है, और अब वे अपनी इसी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल हमारे कृषि और पर्यावरण डोमेन को हाईटेक बनाने में कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए ऐसी मशीनें और सेंसर तैयार किए जा रहे हैं जो मिट्टी की सेहत से लेकर हवा की शुद्धता तक हर चीज पर सटीक नजर रख सकें। इससे न केवल हमारी खेती आधुनिक होगी, बल्कि हम अपने पर्यावरण को भी बेहतर ढंग से सुरक्षित रख पाएंगे। मीटर कन्वेंशन। हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2025 मनाया, जो मीटर कन्वेंशन की 150वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीटर कन्वेंशन आखिर है क्या और ये क्यों जरूरी है। साल 1875 में दुनिया के देशों ने मिलकर एक समझौता किया था, जिसे मीटर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नियम और ढांचा तैयार करना था, जिससे पूरी दुनिया में माप तौल की मीट्रिक प्रणाली को एक समान बनाया जा सके और उसमें लगातार सुधार किया जा सके। इसी समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो यानी BIPM की स्थापना की गई थी, जिसका काम माप तौल की एक ऐसी वैश्विक प्रणाली को विकसित करना और बनाए रखना है जिसे पूरी दुनिया मानती हो। इसका महत्व समझना बहुत आसान है। सोचिए, अगर 1 किलोग्राम वजन भारत में कुछ और होता और अमेरिका में कुछ और, तो व्यापार करना कितना मुश्किल हो जाता। ये कन्वेंशन मेट्रोलॉजी यानी माप विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी वजह से ही आज दुनिया भर में रिसर्च और व्यापार के लिए मापन की एक वैश्विक एकरूपता या यूनिफॉर्मिटी मौजूद है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारत भी इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक सक्रिय सदस्य है। इसी की बदौलत हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले तराजू से लेकर वैज्ञानिक लैब के उपकरणों तक सब कुछ उसी अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार काम करते हैं, जो पूरी दुनिया में मान्य है। ये सिस्टम हमें भरोसा दिलाता है कि हम जो माप रहे हैं वो बिल्कुल सही है।